ये सारे के सारे क्या कहला रहे हैं? जितने भी इंडस्ट्रीज हमने बात की, ये सब के सब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, या फिर इनको हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर मशीन बड़े आराम से उस 24 घंटे में 22 से 25 कार्स बना के तुम्हारे सामने खड़ी कर दी होगी। और ऐसी कोई एक मशीन नहीं होती उनके पास में, ऐसी सैकड़ों मशीन्स होती हैं। कॉपीज के ढेर को उसमें सर्च करना, ये सब हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब तुम सिर्फ 30,000 रुपए का टैब लेके आओ, सारे नोट्स उसके अंदर बना लो, एकदम पेपर फील है। ये सारे पेरिशेबल आइटम है और इसीलिए इनको भी रॉ मटेरियल के पास में ही इसको टिकाना होता है। तो ये सारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। 1000 केजी गेहूं पीस के 1000 केजी आटा बनाता है और 10-10 किलो की छोटी छोटी बोरी में वो ऐसे 100 बोरी रोज बनाता है ना, और उसको मार्केट में बेच डालता है। ये क्या है? एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने एक अगले चैप्टर में इस किताब में लास्ट लेक्चर में अगर तुमको याद हो तो हमने पूरी रंग डाली थी। ये किताब याद है क्या? ये किताबों को रंग दिया था हमने, और इसीलिए हम यहां पर अपने प्राइमरी एक्टिविटीज को पूरा मैप बेसिस पर हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था। अब इसके बाद जो आज का हमारा चैप्टर है वो क्या है बेटा? वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज। जब भी हम इस सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इसमें भी हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आज हम इस किताब को भी वापस से ऐसे ही रंग देंगे। हमेशा याद रखना कि किताब रंगना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि तुम्हें इससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने पढ़ा है और डिटेल से पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं दूंगा जो कि इस किताब में कहीं नहीं लिखे हुए हैं, जो कि करंट मॉडर्न वर्ड से रिलेटेड है। चूंकि ये किताब थोड़ी पुरानी होती है तो इसीलिए इसमें अपडेटेड कंटेंट नहीं होता है। इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए इस किताब को वाइंड अप करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर है हमारे लिए सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज हमारी हो चुकी हैं और अब हम लिख रहे हैं यहां पर सेकेंडरी एक्टिविटीज। जब भी हम सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहां पर बात कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, या फिर हम कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। जैसे कि अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा ना कि हमारे पास में जैसे मान लो प्राइमरी एक्टिविटीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जैसे मान लो एग्रीकल्चर के बेसिस पर बात किया हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया, हमने बात किया अपने माइनिंग एक्टिविटीज के बारे में। इन सब जगहों पर जो भी चीजें हम देख रहे थे उन सब रीजंस में बिल्कुल मतलब नेचर ने जो दिया उसको निकाल लिया, नेचर के दिए हुए चीजों को डायरेक्टली निकाल लिया और इस्तेमाल कर लिया, वो है प्राइमरी एक्टिविटीज। लेकिन नेचर के द्वारा जो भी चीजें मिल रही हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने मिनरल्स को एक्सप्लोर किया, माइनिंग एक्टिविटी से हम लोगों ने आयरन ओर निकाला, लेकिन ये जो आयरन ओर निकला है ना, ये तो पिग आयरन है, ये तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में है। अब इसको अगर हम लोगों ने स्टील में बदल दिया तो यहां पर जरूरत किसकी होगी? हमें स्टील इंडस्ट्री की। स्टील इंडस्ट्री क्या होगा? हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज में शामिल हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज को हम देखेंगे ये कैसे चल रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर रहे होंगे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वंस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज डन, उसके बाद हम लोग यहां पर पढ़ रहे होंगे क्लासिफिकेशन। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस एनसीईआरटी के हिसाब से। तो जरा इनको डिटेल में हम कवर करते हैं। उससे पहले बस मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे सेशन का पीडीएफ जो है वो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो। एक फ्री एनसीईआरटी बैच है, वहां पर मिल जाएगा। और याद रखना कि जो इसका कंप्लीट कंपाइलेशन वाली जो पीडीएफ होगी ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा। याद रखना कि जब हमारा ये पूरा चैप्टर, अब तो 2 ही 3 चैप्टर्स बचे हैं, तो मुश्किल से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस चैनल पर पूरा कंप्लीट मर्ज्ड पीडीएफ अपडेट करूंगा। हमेशा याद रखना, तो तुम यहां से डाउनलोड कर सकते हो उस टाइम पर। नेक्स्ट हमारे पास में अगर आपको हमारे कुछ पेड कोर्सेज चाहिए तो यहां पर प्रारंभ आपके लिए बेस्ट है भाई साहब। यहां पर आइए और प्रारंभ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में कुछ डिग्री कोर्सेज भी अगर प्लान कर रहे हो तो वो भी देख सकते हो। चलो, विदाउट डिलेइंग इट एनी फर्दर, लेट्स स्टार्ट एंड डाइव इनटू दिस चैप्टर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज की। लेट्स डिफाइन दी सेकेंडरी एक्टिविटीज। बहुत सिंपल शब्दों में मैं बताऊं, हम यहां पर अगर लिखते हैं मान लो सेकेंडरी एक्टिविटीज। देखो, हमारे पास अभी प्राइमरी एक्टिविटीज से हमने क्या निकाला था? कुछ नेचुरल सामग्रियां निकाली थी, कुछ जो ऐसी चीजें जो नेचर हमें डायरेक्ट ही दे देता है। तो हम बोल रहे हैं अगर हमारे पास में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस थे, हमको क्या करना है ना, उसको बस ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म किस में करना है? एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में जिसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो। हम बोलते हैं कि इसको अगर हम लोगों ने क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर हमने यहां पर ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इसके अलावा यहां पर हम बोल सकते हैं जो भी रिसोर्सेस हम लोगों ने अभी तक देखा है,
अगर हमने जो भी रिसोर्सेस यहां पर देखा है उसको अगर हम लोग इन रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल, मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है बेटे, ये और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक्ट करेंगे अब रॉ मटेरियल्स के तौर पर, और इनके चलते हमने ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया इसको, हमने कर दिया इसको फिनिश्ड गुड्स में। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है कि हम किसी भी रॉ मटेरियल को जो कि नेचुरली हम लोगों ने बनाया है उसको ट्रांसफॉर्म कर दें एक फिनिश्ड गुड्स में। एग्जांपल के तौर पर बहुत इजी है, रॉ मटेरियल एग्जांपल देखो, तुम यहां से पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लेते हैं कि हमारे पास में रॉ मटेरियल क्या है बेटा, शुगर केन है। शुगर केन गन्ना है ना, गन्ना है तो हम क्या बना सकते हैं, इससे चीनी बना सकते हैं क्या, यस। हम लोग इससे क्या बना सकते हैं, शुगर बना सकते हैं। हम लोग इससे क्या कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं, यस। हम इसका इस्तेमाल करें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में तौर पर जिससे भी जितना भी चीनी का प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि जब भी तुम आजकल कॉफी या चाय वाय पीने आते हो ना, तो तुमको एक छोटे सैशे में रेस्टोरेंट वाले एक चीनी का पैकेट देते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे लिए रिफाइंड शुगर होता है, शुगर या फिर रिफाइंड शुगर या फिर क्रिस्टल शुगर, बहुत सारी चीजें जो कि हम इससे बना सकते हैं। जैसे मान लो, चलो अब तुमने मान लेते हैं कि यहां पर आयरन ओर लिया, आयरन ओर की माइनिंग की हमने। इस आयरन ओर से हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं स्टील। और इंटर्न कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा फिनिश्ड गुड्स होता है वो अगेन किसी दूसरे कंपनी के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो अगर स्टील को भी अगर हम लोगों ने एज ए रॉ मटेरियल ट्रीट किया तो इस स्टील से भी बहुत सारी चीजें, मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग में हम बात कर सकते हैं, हाउसिंग सेक्टर्स में, हाँ हाउसिंग सेक्टर में बहुत सारा, जैसे मान लो तुम वो सीढ़ियों के बाजू में जो रेलिंग्स देखते हो, इन सब के बेसिस पर ये सब होता है ना, डेफिनेटली इन सब में ज्यादा स्टील का लगता ही लगता है भाई। इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर के अलावा और सोचो स्टील कहाँ लगा सकते हो तुम, स्टील के प्लांट्स जो होते हैं वो डेफिनेटली तुम्हारे लिए इस्तेमाल आते हैं। मान लो किसी भी सेक्टर में मान लेते हैं, इवन जैसे मोबाइल सेक्टर में भी अगर तुम बात करोगे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, यहां पर भी तुम्हें किसी न किसी फॉर्मेट में काम आएगा। हो सकता है कि मोबाइल में इंटैक्ट होके ये बिल्कुल से ना मिले, लेकिन तुमको डेफिनेटली ये मिलेगा जरूर, इसकी गारंटी है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल आ ही रहा होगा। हम बोल रहे कई सारे जगह पर इस्तेमाल, स्टील तो रॉ मटेरियल है यार, किसी भी चीज में, मोबाइल में तो लगा ही सकते हैं हम लोग, लैपटॉप मोबाइल। और कई बार यहां पर ऐसे ही समझ लो, तुम यहां पर मान लो कोई भी मिनरल ले लो, अब तो मैंने तुम्हें सिर्फ आयरन ओर दिया, तुम बॉक्साइट लिख दो, बॉक्साइट जैसे लिखोगे तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पर आयरन मिलेगा, तो सॉरी एल्यूमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम से कई सारे इंडस्ट्रीज, एविएशन इंडस्ट्री का एग्जांपल दे सकते हो तुम। तो हम बोल रहे हैं कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज से अगर हम लोग कोई भी फिनिश्ड गुड्स को बना रहे हैं, इनफैक्ट जैसे कि तुम्हें और एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास में है कॉटन। अब जो तुम्हारे कॉटन बॉल्स होते हैं उनका कोई इस्तेमाल तो है नहीं, तुम कॉटन बॉल्स को तो ऐसे अपने शरीर के ऊपर गम से चिपका के नहीं घूमते कि ये देखो नया फैशन आया है मेरा, ये देखो कॉटन को डायरेक्ट, ऐसे तो थोड़ी ना बोलोगे भाई, तुम बेवकूफ दिखोगे। तो तुमको क्या करना पड़ता है, इनको क्लोथ्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्लोथ्स में। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये जो कॉटन है ये पहले तो थ्रेड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, ये थ्रेड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। थ्रेड से बनता है यान, और यान से बनते हैं हमारे क्लोथ्स। और क्लोथ्स से भी कई बार तुम देखोगे, जो क्लोथ्स का मतलब क्या है, तो लंबा थान, कपड़े का थान हो गया। अब ये जो कपड़े का थान है, इसी से तुम और फर्दर अगर रिफाइन करोगे, देखो ये सब स्टेप बाय स्टेप है। थ्रेड, यान इंडस्ट्रीज के लिए थ्रेड जो है वो एक बेसिक रॉ मटेरियल है। क्लोथ्स प्रोड्यूस करने वाले, जैसे मान लो रेमंड है, रेमंड का तुमने देखा कपड़े का थान मिलता है, इससे कोट पैंट सिलवाते हो, तो वैसा क्लोथ्स जो है वो तुम्हारा यान से आता है। अब उसको बनाने के लिए तुम्हें यान वालों से कनेक्ट करना पड़ेगा नहीं। अब इसके अलावा तुम्हें शर्ट पैंट भी रेडीमेड मिल रहे हैं आज के टाइम पर, तो अगर तुम रेडीमेड शर्ट पैंट्स ये सब देख रहे हो, तो इनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, सीधे क्लोथ्स रॉ मटेरियल है। जो कपड़े का पूरा थान है वो इनके लिए रॉ मटेरियल है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा इन्हीं सब चीजों में तुम देखोगे कई बार ऐसा भी होगा कि इनके आजू बाजू में ना छोटे मोटे इंडस्ट्रीज और खुल जाते हैं, जैसे कि डाई इंडस्ट्री। डाई इंडस्ट्री मतलब जो कलर करते हैं, तो कपड़ों में कलर करना भी अपने आप में बहुत स्पेशल बात हो जाएगी। तो इनके साथ एसोसिएटेड कुछ और भी इंडस्ट्रीज होंगी, जैसे डाइंग इंडस्ट्री, वो सारी यहां पर ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली जो तुमने यहां पर मान लो, अब तुमने मान लो यहां पर वूल कलेक्ट किया था,
वूल कलेक्ट किया था। इस वूल से कई बार तुम क्या बना सकते हो, अगेन तुम वूलन थ्रेड बना सकते हो। और ये कई बार तुम्हारा काम किस में आता है, कारपेट इंडस्ट्री में काम आ जाता है, कारपेट इंडस्ट्री। तो मतलब क्या है, ये सारे के सारे क्या कहला रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हमने बात की, ये सब के सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, या फिर इनको हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलते हैं। आई होप कि अब ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। द वे वी ट्रांसफॉर्म थिंग्स इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी एक्टिविटीज रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब के बेसिस पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास में सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के अलावा हम बोल सकते हैं यहां पर प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज के पार्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब देखो बात क्या होती है कि जब भी हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करते हैं ना, तो एक बड़ा ही सिंपल सा एक वर्ड होता है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कई बार देखोगे तुम तो वी यूज दीज वर्ड सिनोनिमसली, जैसे कि सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक ही जगह पर इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द है इसमें मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा शब्द है यहां पर इंडस्ट्री। जब भी बात होती है मैन्युफैक्चरिंग की तो सेकेंडरी एक्टिविटीज हमारे ध्यान में आता है। मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज जब भी तुम सुनोगे ना, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बचेगा, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सेकेंडरी एक्टिविटीज है ना। तो लेकिन कई बार हम लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि ये इसके तौर पर, और कई बार ये ऊपर भी आता है मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर इंडस्ट्री। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आयरन इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री का मतलब क्या भाई, इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर आयरन मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। तो बेसिकली कहना क्या चाहिए था, आयरन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन हम कहते क्या है, आयरन इंडस्ट्री। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि हम इसको इंटरचेंजेबली कई बार यूज कर लेते हैं। अब देखो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये हर बार सूटेबल नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग शब्द सही नहीं बैठता है, लेकिन इंडस्ट्री शब्द बिल्कुल सही बैठेगा। और इसीलिए ब्रॉडर कैटेगरीज में हम इसको डिफाइन करने के लिए हम यूजुअली इनको इंडस्ट्री से डिनोट करते हैं। बट इन सबको पढ़ने से पहले हमें एक बार समझना चाहिए ये मैन्युफैक्चरिंग का मतलब। मैन्युफैक्चरिंग का अगर तुमसे कोई भी आज के टाइम पर लिटरल मीनिंग पूछ लेता है तो इसका मतलब होता है टू मेक बाई हैंड्स। टू मेक बाई हैंड्स, ये ना इसका लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग हर बार सही नहीं होती। जैसे आज के करंट टाइम पर हम बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हाथों से बनाया जाए। कई बार आज के टाइम पर ये जो हाथ, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ऐसे कहने के बजाय हम लोगों ने ये समझा है कि इन हाथों को ठाकुर को ना देके या ठाकुर के हाथ लेके उसको ठाकुर को हाथ दे देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ठाकुर को नए हाथ भी दे देते हैं। ये लो भाई, और उल्टा हो गया। और ये नए हाथ और कुछ नहीं बल्कि मशीन्स के हैं। तो ठाकुर को हम लोग बोलते हैं कि ये नए हाथ ले ले ठाकुर, और फिर इसके बेसिस पर उसको उसके काम की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर देते हैं। भाई इंसानों की अपनी एबिलिटी है, कितना काम करा लोग इंसान से, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, एडवर्स सिचुएशन में 16 घंटे कराते भी हैं कई सारे लोग। लेकिन उसके बियॉन्ड भाई इंसान को आराम चाहिए, खाने पीने का मौका चाहिए। मशीन को कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, उसको 24 घंटे चलाओ। हो सकता है कि 10 15 20 मिनट के लिए उसको कूलिंग पीरियड चाहिए होगा कि भाई लगातार चलते चलते उसका जो पार्ट है मतलब उस पूरे मशीन का वो गर्म ना हो जाए, उसको कूलिंग पीरियड दे दो। तो 10-10 मिनट की कूलिंग पीरियड के साथ 6 बार कूलिंग पीरियड दे दो, चलता रहेगा मस्त अपना। तो यहां पर हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में आज के टाइम पर काफी हद तक हमारे मशीन्स इंक्लूड हो चुके हैं। अब यहां पर एक चीज को समझना बड़ा जरूरी है। हम यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जब भी बात करते हैं तो यहां पर सब कुछ आता है। मतलब कि यहां पर ना सिर्फ हमारे हैंड मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स नहीं आते हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स तो है ही हैं, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ये भी साथ में आते हैं। और इसीलिए जब भी तुम मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करो तो तुम सिंपल बोल सकते हो कि यहां पर 2-3 चीजें हैं जिनके बारे में, जिनके बिना शायद ये
मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये इसके कोर बेस हैं, इसके प्लेटफॉर्म के लिए पिलर्स की तरह काम करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट आर दी पिलर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो सबसे पहले जो मैं उसको बताऊंगा ना कि भाई देखो, तुमको बहुत बड़े बड़े लेवल पर अगर प्रोडक्शन करना है, जैसे इंसानों के बस की बात नहीं है कि बहुत बड़ी चीजों पर मतलब 1000 पीसेस या 10,000 पीसेस एक दिन में बना दे। उसके लिए या तो फिर 10,000 लोगों को लगाओ, या फिर हो सकता है 50,000 लोगों को लगाओ, तब जाके 10, तो 50,000 लोगों को लगाने के लिए फिर उनका रिसोर्सेस, सैलरी, तनख्वाह बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग को चाहिए मशीन्स, और मशीन्स को चाहिए एक बहुत बड़ी चीज, और वो है बेटा पावर। पावर मतलब वो वाला नहीं, पावर की अरे मतलब सर भौकाली वाला, भौकाल वाला पावर की बात नहीं हो रही है। ये पावर हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वाले पावर की, कि इनको चाहिए बिजली। अरे गांव वाली बिजली, मतलब गांव की रहने वाली बिजली नहीं, यहां पर चाहिए उसको इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो मशीन चल ही नहीं पाएगा, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इसके अलावा बेटा एक दूसरा जो है, अब जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं ना, तो हमेशा एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। और तीसरे नंबर पर इस मास प्रोडक्शन के साथ तुम कितना भी मशीन लगा लो, अगर तुम्हें ज्यादा नंबर में प्रोडक्शन चाहिए, तो एक बात का तुम हमेशा ध्यान रखना कि वो तुम्हें एक एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। इस डिवीजन ऑफ लेबर में होता क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर का बहुत सिंपल मतलब है कि हम एक टास्क को करने के लिए हम लोग 5 अलग अलग सेगमेंट्स में डिफाइन कर देते हैं उस एक बड़े टास्क को, और उस बड़े टास्क को करने के लिए जो ये छोटे छोटे 5 सेगमेंट्स डिवाइड किए हैं, हम उन पांचों सेगमेंट्स में अलग अलग टाइप्स ऑफ लेबर्स को प्लेस करते हैं, और वो रिपीटेडली सिर्फ वही छोटा हिस्सा काम करते हैं। इससे उनकी स्किल इंप्रूव होती है, उनकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाती है। अब वो पूरा काम अगर करते रहेंगे दिन भर या जिंदगी भर, तो पूरे काम को समझने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर उसका एक छोटा हिस्सा सिर्फ कर रहे हैं, मान लो कि एक प्लेट तुम्हारे सामने आ रही है, तुम्हारा काम है सिर्फ इस प्लेट को उठाना, इस प्लेट को उठा के इस डब्बे पर रखना और 4 स्क्रू टाइट कर देना, यही तुम्हारा काम है। सोचो तो तुम्हारे लिए एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी ना। तुम्हारा काम ही है, तुम प्लेट आंखें मुंह के कुछ टाइम बाद तो तुम ऐसे कर लोगे, तुम इधर बात कर रहे हो, हाँ प्लेट आगे इधर डब्बे में लगा, 4 पैसा है, हाँ हटाओ ये दूसरा प्लेट। मतलब तुम इतने हैबिचुअल हो जाओगे, इतने प्रैक्टिस जोन में चले जाओगे कि तुम उस प्लेट पे 4 स्क्रू कसने के लिए समझ लो तुमसे बेस्ट ये काम कोई कर ही नहीं पाएगा। इससे मिला क्या? स्पीड। इससे मिला ना स्पीड, बहुत तेजी से स्पीड मिला। क्योंकि अगर तुम बहुत काम करते कि उसको 4 स्क्रू लगाते, उसके बाद उस डब्बे को पलटते, उसमें 4 कंपोनेंट्स और ऐड करते, उनके लिए अलग अलग स्क्रू ड्राइवर्स उठाते, उनको टाइट करते, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते कि सही है कि नहीं, ये सब काम करने में तुमको अपना एक तो प्लेस कई बार चेंज करना पड़ता, फिर इतने सारे औजार कि ये खो जा रहा है वो खो जा रहा है, तो टाइम बहुत चला जाएगा। इसीलिए हमने बोला डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ही यही होता है कि हम यहां पर बहुत शानदार तरीके से हम लोग ना क्या बना रहे हैं पता है? इससे हम लोग इससे बना रहे हैं स्पेशलाइज्ड लेबर। स्पेशलाइज्ड लेबर। अब यहां पर इन 2-3 चीजों के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मॉडर्न इंडस्ट्री में बिना पावर के कुछ नहीं हो सकता। और जब भी हम ये पावर की बात कर रहे हैं तो कुछ और ना समझ लो, इसीलिए मैं यहां लिख ही देता हूं इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब बेटा तुम लोग पढ़े लिखे हो, एक बात बता देता हूं, तुम्हारे घर में जब बिजली आती है तुम लोग बोलते हो आए लाइट आ गया, मत बोला करो बेटा, अच्छा नहीं लगता। वो समझ लो एकदम से मतलब अलग ही है। जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो बोलते हैं ऐसा। जब भी अब आए तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बिजली आ गई, लाइट आ गई। नहीं, लाइट चलती किससे है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी आई है, सिर्फ लाइट थोड़ी ना आई है तुम्हारे घर में। लाइट तो सुबह तुम सो के उठो तो भी तुम चिल्ला सकते हो, सूरज की धूप जैसे बाहर निकलो, सूरज देखा तुमने, आए बिजली आ गई, अरे नहीं, अरे लाइट आ गया। लाइट तो आ ही रहा है ना तुम्हारा, खिड़की खोला, आए लाइट आ गया। अरे नहीं भाई, हर बार ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो अब तुम इस दोनों चीजों को समझ के रखना, ठीक है? अब यहां पर जब भी हम बात करते हैं तो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करते हैं। यहां पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं,
और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जब भी तुम बात करोगे तो यहां पर हम डिफाइन करना चाहते हैं फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुछ बेसिक चीजें। तो हम जरा इसको समझते हैं। जो ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इनके कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले हमने तो एक बात पहले पैसे भी कर ली है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। अभी लिखा था ना डिवीजन ऑफ लेबर, वही है ये स्पेशलाइजेशन ऑफ, स्पेशलाइजेशन बोल दो या फिर स्किल्ड वर्कर्स बोल दो तुम, है ना। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है इसका? मेथड ऑफ प्रोडक्शन या फिर इसके स्पेशलाइजेशन की बात, चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल में तुमको पता होगा एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लाइन। असेंबली लाइन, इसके ना 32 एडवांटेजेस हैं। इसमें क्या होता है कि ना एक ऐसी बेल्ट चल रही होती है, ऐसे बेल्ट चल रही होगी, है ना। और इस बेल्ट पर तुम देखोगे ऐसे बहुत सारे सामान, तुम यहां पर खड़े हो, है ना, तुम इसके पीछे खड़े हो, यहां पर एक इंसान, यहां पर दो इंसान, यहां पर तीसरा इंसान, यहां पर चौथा, ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं। जैसे ही इस पर कोई भी सामान आता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यहां पर एक सामान आया, तुरंत ही इसने कुछ एक्ट किया, फिर उसके बाद यहां पर ये सामान, अब इतना इसने कर दिया था, यहां पर पहुंचा, तो अब यहां पर एक ये सामान और यहां पर कुछ ऐसा सामान, और ये फाइनली बन के तैयार हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जब भी ये प्रोडक्ट मूव कर रहा होगा तो कोई ना कोई पार्ट, अब यहां पर कई बार क्या होता है कि हम लोग इस असेंबली लाइन में, जैसे हमने बोला ना कि स्किल्स की जरूरत है, तो हमने बोला स्किल्स के साथ साथ कई बार मेथड्स की जरूरत पड़ती है। उन मेथड्स के साथ साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंस्टीड ऑफ दीज ह्यूमन बीइंग, हम बोल रहे हैं भाई साहब ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, अब इसको काट देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हम इसके जगह पर क्या ले आए? हम इसके जगह पर भाई साहब एक मशीन उठा लाए। अब ये मशीन काम कर रही है और तेजी से, नॉन स्टॉप काम कर रही है ये, तो ये भी क्या होगा? असेंबली लाइन होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम मान लो एक कार बनाना चाहते हैं, है ना। अब एक कार बनाने में सोचो कितने सारे कंपोनेंट्स, मुझे लगता है लाखों कंपोनेंट्स लगते होंगे। अब उन लाखों कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए असेंबली लाइन। असेंबली लाइन से होता क्या है ना कि तुम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को पहले से ही मैन्युफैक्चर करके रखते हो और लास्ट में सारी की सारी चीजों को हम सिर्फ असेंबल करते हैं। असेंबल करने में, एक कार बनने में मुश्किल से आधे से 1 घंटे लगता है। 1 घंटे के अंदर सोचो कई सारे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस तरीके से कार बनाती है कि 1 घंटे में एक कार बन के तैयार हो जाती है। और 1 घंटे में क्या, और कम देर में, आधे घंटे में। इनफैक्ट जब तुम देखोगे कि पूरे दिन भर में मान लो 24 घंटे होगी, तो एक पर्टिकुलर मशीन बड़े आराम से उस 24 घंटे में 22 से 25 कार्स बना के तुम्हारे सामने खड़ी कर दी होगी। और ऐसी कोई एक मशीन नहीं होती उनके पास में, ऐसी सैकड़ों मशीन्स होती हैं। इसीलिए कार प्रोडक्शन एक ही दिन में बहुत एडवांस हो सकता है। मतलब अब सोचो कि ये ह्यूमन एफर्ट्स के साथ में कभी पॉसिबल ही नहीं था। कुछ ऐसे भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि हैंडमेड कार्स बनाते हैं। हाँ, वो सारे काम हाथ से करते हैं भैया, उनका अलग ही जोन है। बहुत महंगे कार्स आते हैं, मतलब अलग अरबों रुपयों के कार हैं वो, करोड़ों के कार हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हैंड क्राफ्टेड कार होती है, तो उसका अलग अलग मोड है। तुम लोगों को पता भी होगा इनफैक्ट किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यूजुअली क्या है कि वो सारी चीजें क्या हो रही है, स्लो हो गई। स्लो क्यों हो गई भाई? वो बोल रहे हैं कि हम सब कुछ भाई साहब इंसानों के द्वारा करते हैं, इसलिए हमारे पास में ज्यादा स्किल्ड या फिर ज्यादा सही चीज है। तो मोटा मोटा यही समझ लो कि अगर तुम टाटा कार होगा, अगर कोई भी कंपनी लगाओगे तो तुमको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो स्किल्स, स्किल्स जो होंगी, स्किल्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेंगी? ये रिप्रेजेंट करेंगी लेबर फोर्स को। और ये जो मेथड है, ये मेथड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इसको जज करना अपने आप में, मेथड बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कैसे? तुम सोचो कि अगर मान लेते हैं तुमको एक कार कंपनी खोलनी है, तो तुम सोचोगे अच्छा ठीक है भाई, कार के कंपोनेंट बनाते हैं, बना देते हैं, हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा।
कार के लिए तुमको सिर्फ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, सबसे पहले तुमको कार के लिए तुमको सभी के सभी ऐसे वेंडर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि तुमको वेंडर्स जो कि कार कंपोनेंट्स दे सकें तुमको। जैसे कि तुम खुद पे टायर प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, है ना, तो तुम क्या करोगे, किसी एमआरएफ वाले कंपनी से अपने आप को लिंक करवाओगे कि एमआरएफ भैया हमें यार हमारे कार के लिए इस साइज का टायर दे देना तुम। फिर ट्यूब के लिए अलग कंपनी। तो बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होंगे जो कि तुम अलग अलग कंपोनेंट्स तुम्हें प्रोड्यूस करके तुम्हें दे देंगे। फिर तुम्हें उसके बाद क्या चाहिए, तुम्हें उसके बाद सबसे पहले मान लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग हो जाना ही सब कुछ नहीं है। मान लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फिर क्या करोगे, गैराज में खड़ी है कार, अरे भैया मार्केटिंग करना पड़ेगा कि नहीं तुम्हें, मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए तुमको कोई ना कोई तो चाहिए। तो प्रोसेस में सब कुछ आता है, मार्केटिंग करना, अरे बेचोगे कैसे, उस कार को बना तो दिया, इतना इन्वेस्टमेंट तो लगा दी भैया, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, उसके लिए तुमको डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब तुम इतना सब बवाल पाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कितना माल आया, कितना माल बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, तो ऑफ कोर्स से तुम्हारे पास में एक फाइनेंस टीम तो होगी ना जो कि ये सारे काम कर रही होगी। तो फाइनेंस टीम भी तो तुमको चाहिए, तो फाइनेंस टीम का भी मेथड डेवलप करना पड़ेगा। हर एक जगह बिना मेथड के, बिना, तुम समझ लो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि मान लो अगर तुम्हें 100 इंसानों को काम पर लगाना है, तुम 100 इंसानों के पास जा जाके उनको काम नहीं सिखा सकते हो। ये समझो, मतलब ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे भी बता रहा हूं कि जब मैं एज ए मैनेजर के तौर पर देखता था तो मेरा काम था प्रोसेस बिल्ड करना किसी भी चीज के लिए। मान लो तुम अपना हिसाब देख लो, मान लो तुम्हारा डाउट सॉल्विंग, मेंटर्स का डाउट सॉल्विंग सेशन लेना है, तो हर एक प्रोसेस डिफाइन करने का मतलब ये है, ये मेथड डिफाइन करने का मतलब है कि हम ये बात फिक्स करते हैं, टेबल्स में मेंशन करते हैं कि हाँ भाई हमारा एक मेंटर जो होगा वो, उसको हम कुछ बच्चों को एलोकेट करते हैं, वो बच्चों को इतने दिनों में, उसको हम लोग एस्टिमेटेड टाइमलाइन देते हैं कि भाई 4 दिन का तुम्हारे पास में टाइमलाइन है, तुम्हें हर एक दिन कम से कम नहीं तो 25 बच्चों को कनेक्ट करना है। अब ये 25 बच्चों की लिस्ट तुमको हर दिन तुम्हारे शीट पर अप्रूव होती जाएंगी, तुम्हारे सामने आती जाएंगी, और ये कौन देगा तुमको उसके लिए भी एक बंदा फिक्स है। फिर वो 25 बंदे आ गए, तुम कॉल करो इनको, कॉल करने के बाद जो भी तुम्हारा रिजल्ट है उनके सामने सामने लिखो कि क्या क्या है। तो ये जो प्रोसेस बिल्ड करना है जिससे कि हम ट्रैक करेंगे कि कोई बच्चे का रिपोर्ट इंप्रूव हो रहा है, कम हो रहा है, ये सारी चीजें क्या होंगी, मेथड्स ही तो है भाई। ये सब मेथड डेवलप करना पड़ेगा तब जाके कोई काम होता है। तो यहां पर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी इसी तरीके से है कि भाई साहब फाइनेंस, अच्छा इन सब के अलावा तुम सोचो अगर तुम सिर्फ इतना ही काम करके क्या बने रहोगे, भैया मार्केट डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है, तुमको क्या चाहिए, इसी के अंदर एक सेगमेंट चाहिए तुम्हारे जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम करे, नए नए इनोवेशंस लेके आए, उसके बिना काम ही नहीं हो पाएगा। तो तुम इस बात को समझो कि जब भी तुम एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो तो स्किल्स को खोजना तो एक चीज है ही है। स्किल्स में जब भी तुम लेबर फोर्स की बात करते हो तो लेबर फोर्स में तुम हमेशा हमेशा इस बात को समझना कि तुम्हारे लेबर फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये तुम्हारे लिए लेबर फोर्स नहीं है बल्कि ये तुम्हारे लिए ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, अब तुम इस नजर से देखो, तुमको कुछ ऐसे भी लोग चाहिए जो कि मैनेजरियल रोल्स को देख सकें, है ना, कुछ ऐसे भी चाहिए जो कि तुम्हारे फाइनेंस को देखेंगे। अरे प्रोसेस डिफाइन करना तो अलग बात है बट उसको ट्रैक कौन करेगा, तो फाइनेंस के लोग चाहिए ना जिनके पास फाइनेंस का नॉलेज हो, तो फाइनेंस वाले बंदे चाहिए तुमको। सिमिलरली तुमको ऐसा भी बंदा चाहिए जो कि मार्केटिंग में बहुत तेज हो। साथ ही साथ मान लो तुम्हारे कार के सामने कॉम्पिटिटिव कार आ गया, एक दूसरा कंपनी कार खोल गया, अब क्या करना है, अब तुमको अपना सेल्स हाई करना है। तो सेल्स हाई करने के लिए तुम स्ट्रैटेजीज अपनाओगे, जो भी कस्टमर तुम्हारे इस कार के शोरूम आउटलेट्स पर आ रहे होंगे उनको तुम ग्रीट करोगे, इंश्योर करोगे कि ये कार हमसे ही खरीद के जाएं। तो डेफिनेटली तुम्हारे पास एक सेल्स कंपनी भी, सेल्स का बंदा भी होना चाहिए जो कि ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग आउटलेट्स पर सेल को एक स्ट्रैटेजीज में, एक मेथड्स के तौर पर बांध सके, क्योंकि सेल्स का मतलब ही यही है ना कि भाई कैसे बेचोगे तुम कार को, तो तुमको उसके लिए भी एक मेथड डेवलप करना पड़ेगा कि जब भी कस्टमर आए तो उनको ग्रीट कैसे करना है, उनको वेलकम कैसे करना है, उनको क्या ऑफर करना है। कार में जब भी तुम उनके फीचर्स गिना रहे हो तो पहले नंबर पर क्या गिनाना है, दूसरे नंबर पर क्या गिना रहे है, तुम्हारा यूएसपी क्या है, तुम उस यूएसपी को, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तुम इस एक हेडिंग के अंदर भाई साहब इतनी सारी चीजें लिख सकते हो जिसका कोई मतलब लिमिट नहीं है, तुम ऐसा समझ लो। अब इसीलिए हम इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। चलो एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने तुम्हें समझा दिया, काफी डिटेल में समझा दिया, काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई। अब इसी के कुछ और भी स्पेशल फीचर्स आते जाएंगे, जैसे कि मैं दूसरे नंबर पर लिखता हूं क्या, मैकेनाइजेशन।
मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है, तुम इस बात को समझना कि मैकेनाइजेशन जो है, हम ऐसा बोलते हैं कि देखो अगर हमें ना कोई भी चीज को मास प्रोडक्शन के लिए लेके आना है तो मास प्रोडक्शन के लिए मैकेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। मैकेनाइजेशन का मतलब कि इन ऑर्डर टू गो फॉर एनी मास प्रोडक्शन हमको क्या चाहिए, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम इंसानों के साथ साथ मशीन्स को भी इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर हमेशा समझना ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि फ्यू टास्क, कुछ ऐसे टास्क होंगे विच कैन बी डन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसानों का थॉट नहीं चाहिए, इंसानों का डिसीजन नहीं चाहिए। ये जो मशीन है ये अपने आप डिसाइड करके चीजों को खुद पे खुद कर ले। इंसानों को कम करो, मशीन को बढ़ाओ, इसका मतलब है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मतलब ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में हमेशा तुम समझ सकते हो कि यहां पर तुम जितने भी, मतलब ऐसा समझ लो कि इस मैकेनाइजेशन से होगा क्या, इस मैकेनाइजेशन से डेफिनेटली विदाउट अ डाउट अगर तुमने सही काम किया है तो प्रोडक्शन लेवल इंप्रूव हो जाएगा, साथ ही साथ जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो जब भी हम मैकेनाइजेशन की बात करते हैं ना तो ये सारी चीजें हमेशा हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग बोलते हैं जब भी मैकेनाइजेशन की बात आ रही है तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैकेनाइजेशन तो एक टाइम के बाद जो भी तुमने ये टूल्स डेवलप किए होंगे ना, मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, ऑटोमेशन का मतलब है कि यू हैव डेवलप्ड सम टूल्स टू accomplish द टास्क। अब देखो होता क्या है कि along with the time ये जो भी तुमने टास्क इसको एलोकेट किया और इनफैक्ट तुम्हारा प्रोडक्ट, ओवरऑल प्रोडक्ट जो भी तुम मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, ये प्रोडक्ट इट चेंजेस विथ टाइम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई। कल तुम देखो ना, आईफोन की बात करो, आईफोन 10, 6, 4 ये सब आता था। अब आज के टाइम पर आईफोन 15, 16, 17 सब चलते आ रहे हैं। हर साल कोई ना कोई चेंजेस आते ही हैं। जितने चेंजेस आएंगे तुम अब उस नजरिए से सोचो कि जो मोबाइल कंपनी, एप्पल की मोबाइल कंपनी होगी, वो एक छोटा चेंज भी करता होगा तो उसके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसके ऑटोमेशन में, उसके मैकेनाइजेशन में अंतर आता होगा कि नहीं आता होगा। ऐसे ही समझ लो तुम। तो वैसा ही प्रोडक्शन। अब तुम ये सारी चीजें जब भी तुम चेंज की बात कर रहे हो, दीज चेंजेस कैन नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो अपने आप में इसके पीछे पीछे चला आता है भाई साहब, बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, इसके बिना कुछ होएगा ही नहीं ना। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं लाओगे तो तुम्हारी वही नोकिया वाला हाल होगा कि वर्ल्ड आगे बढ़ जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। और पीछे रह जाओगे तो लोग जितना तेजी से चेंज हो रहे हैं, उनकी जरूरतें जितना तेजी से बदल रही हैं, तुम अपने प्रोडक्ट में उतने बदलाव नहीं लेके आ रहे हो, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तुम फेल हो जाओगे। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बोल रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ देर पहले एक डिपार्टमेंट लिखा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना हम लोग किसी भी प्रकार के कटिंग एज टेक्नोलॉजी ये डेवलप ही नहीं कर सकते। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली काम किस पर करता है, आज से 10 साल बाद पर काम कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि वी आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, बल्कि वी आर द ट्रेंड सेटर। ऐसा भी बहुत सारे कंपनीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रेंड सेट करते हैं। वो तुम्हारे दिमाग को ऐसा परसीव कराएंगे कि अरे नहीं यार, तुमको तो जरूरत है भाई इस चीज की, तुमको इससे पहले कभी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो तुमको ऐसा रियलाइज करा देंगे कि तुम्हारी इसके बिना जिंदगी ही नहीं चल सकती है। मान लो कि आज मेरे को तुम्हें एक टैब बेचना है ना, टैब बेचना है, तो मैं तुमको दुनिया जहां में ऐसी चीजें बोलूंगा कि यार ये कोई पेन और कॉपी पे लिखने की चीज है, तुम्हें एक बार भी पेन पेन पूरे लाइफ टाइम, मैं तुम्हें ऐसे गिनाऊंगा कि बेटा एक एवरेज इंसान एक जिंदगी में 5 रुपए की पेन तो खरीदता ही है। 5 रुपए की पेन कितनी चलती है, अगर तुम सच में सीरियस एस्पिरेंट हो बेटा, वो चलेगी 2 दिन। इसका मतलब है कि 5 रुपए की पेन अगर 2 दिन चल रही है तो 30 दिन में तुमको चाहिए ऐसे 15 पेन, मतलब कि लगभग तुम्हारा 75 रुपीज का खर्चा तो सिर्फ पेन का है। अब इसके अलावा 75 रुपीज एक महीने का है तो साल भर में कितना हो जाएगा।
अब इसी बेसिस पर मैंने तुम्हें समझाया, ये तो चलो ठीक है। पेजेस के बारे में बात करते हैं। पेजेस के बारे में तुम देखोगे, एक महीने में तुम आराम से अगर 500 रुपए की कॉपी खर्चा कर दे रहे हो, तो 500 रुपए की कॉपी पर एक साल में तुम आराम से 6000 रुपए की कॉपी खर्च कर रहे हो। और इसके साथ साथ ये अगर देखा जाए तो तुम इसी तरीके से ऐसे ही मान लेते हैं 1500 रुपए का पेन खर्चा कर रहे हो। हम बोल रहे हैं कि भाई साल भर में तुम्हारा 7500 रुपए का खर्चा तो वैसे ही है। अब हाँ, ये हाइपोथेटिकल नंबर से तुम इससे काफी कम में काम चला लेते हो, मेरे को पता है। बस मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि कैसे कंपनीज कन्विंस करेंगी तुमको कि भाई 7500 रुपए का तुम्हारा है ये खर्चा। तुम एक काम करो, तुम एक टैब ले लो 30,000 रुपए का। ये टैब जो है, इस पर तुमको हम 3 साल की गारंटी दे रहे हैं, 3 इयर्स की गारंटी। अब तुम सोचो कि तुम सबसे पहले तो अपने पूरे मतलब पूरे के पूरे इतने बड़े ढेर को, कॉपीज के ढेर को उसमें सर्च करना, ये सब हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब तुम सिर्फ 30,000 रुपए का टैब लेके आओ, सारे नोट्स उसके अंदर बना लो, एकदम पेपर फील है, बहुत शानदार एडिटिंग है, कलरफुल पेन्स हैं। तुम 36 पेन खरीदते होगे इन सब जमाने में, तो मैंने एक पेन का खर्चा बताया। अब तुमको लाल पीला हरा नीला सब पेन चाहिए, कुछ जरूरत नहीं है, तुम टैब पर लिखो, तुमको दुनिया जहां के सारे रंग मिलेंगे, टेंशन मत लो। तो क्या होगा, तुम्हारे लिए इसकी जरूरत थी नहीं। क्या इतना खर्चा होता है? नहीं। तुम्हारा खर्चा मुश्किल से एक साल में 1000 रुपए का आता होगा, 1200 रुपए का आता होगा, लेकिन वो गिनाएंगे ऐसे, तुम लोग ये बात तो सही कह रहे हैं यार। एक टैब लेना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है यार। टैब के बिना पढ़ाई कहां हो सकती है? तो हम तो यही बात करेंगे कि यार टैब के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, जिंदगी अधूरी है भाई साहब हमारे टैब के बिना। और हम क्या करेंगे, टैब परचेस कर लेंगे। ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं, ये किस पर डिपेंड होंगी? इनके ऊपर, क्योंकि ये इनोवेशन लेके आए हैं और ये इनोवेशन तुमको बेचेंगे, कुछ भी करके बेचेंगे। तो ये भी चाहिए हमें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमें चाहिए, फॉर द सेक ऑफ गुड भी हमें चाहिए भाई। मतलब तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे लिए ना सही, बट जैसे एज ए टीचर मेरे लिए टैब बहुत हेल्पफुल है। मैंने अपने सारे नोट्स डिजिटलाइज कर दिए हैं, तो मेरे को आसान होती है, मेरे को रेगुलर अपडेट्स करने होते हैं, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मेरे लिए बहुत आसान है। बहुत रेयरली ये जो मैं तुम्हें बुक्स दिखा रहा हूँ, दीज आर द फ्यू एनसीईआरटीज जिसको मैंने किताबों में पढ़ा है, बट इसके अलावा बाकी सारी चीजें, ये सब तो मेरे प्रिपरेशन टाइम के हैं, तो इसीलिए ये सब अभी तक सेव्ड हैं। बट अगेन मैं बोल रहा हूं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आर वेरी मच नेसेसरी। जैसे टीवी पहले बहुत बड़ा ढड्ढा भड़काता था, है ना, पूरे डब्बे, बड़े से डब्बे के, अब इतना पतला स्लीक टीवी आ रहा है। अब मैंने एक टीवी देखा जो कि वॉल पर ऐसे पेंटिंग पेस्ट हो जाता है, इतनी थिन है वो, उसका सारा का सारा प्रोसेसर, उससे एक तार नीचे आके एक बार, जैसे वो साउंड स्पीकर बार आते हैं ना, वैसे बार में कन्वर्ट हो गया है। और इट विल बी सीम लाइक कि यार तुमने जितनी मोटी ये किताब है ना अपनी, ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाली किताब, इतनी मोटी समझ लो, बस इतनी ही पतली ये टीवी है। इतनी पतली टीवी दीवार पर चिपका दो, ऐसा लगेगा कि क्या ही है यार, इसमें क्या ही टेक्नोलॉजी लगा दी है। लेकिन वही चीज है, इनोवेशन अपने अपने ऊपर हमें देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि इससे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से और क्या आता है, इससे डेफिनेटली एफिशिएंसी और बढ़ती है। मैकेनाइजेशन से तो बढ़ी रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से एफिशिएंसी और बढ़ती है। इसके अलावा तुम्हें इसके साथ साथ मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज्ड मिलेगी और तुम्हारे कॉम्पिटिटिवनेस के सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें भी यहां पर देखने को मिलेंगी। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा भाई? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा हमने पढ़ा मैकेनाइजेशन, तीसरा हमने पढ़ा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, चौथा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इसमें लिखते हैं ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन फोर्थ नंबर पर मैं लिखता हूं स्ट्रैटिफिकेशन। अब यहां पर एक ध्यान देने की बात है कि इसके बारे में देखो, मैंने तुम्हें पहले भी चर्चा किया था, वो मेथड्स वाले में ही मैंने तुम्हें काफी हद तक हिंट दे दिया था। अब उसको अगर ध्यान से तुम देखोगे तो तुम समझना कि तुमको क्या चाहिए। सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स मशीन टूल चाहिए, या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन हाउस चाहिए तुम्हें, पक्का चाहिए भाई, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। इसके अलावा तुमको ये जो भी प्रोडक्शन हाउस, मशीन, मतलब ये सब इंडिकेट किसको कर रही है? तुम्हारे टेक्नोलॉजी को। कुल मिला जुला के तुमको एक टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर पर देखें, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि तुमको वही जैसा मैंने बताया था, डिवीजन ऑफ लेबर या फिर स्पेशलाइजेशन
तो अलग अलग फाइनेंस की टीम अलग, सेल्स की टीम अलग, मार्केटिंग की टीम अलग, ये सारी चीजें यहां पर चाहिए होंगी, है ना, उसी को निर्धारित कर रहा है। मतलब कि ये जब भी ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशंस की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग मोर और लेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। मतलब कि तुम कितना भी ऑटोमेशन कर दो, ऐसा नहीं हो सकता कि इंसानों की जरूरत ही ना पड़ेगी। इंसान की जरूरत तो पड़ेगी ही, उनके बिना काम नहीं हो सकता, ये हमेशा और हमेशा याद रखना। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, यहां पर हम लोग को तीसरे नंबर पर हम देख सकते हैं, हमें चाहिए होता है पैसा। इतना बवाल पालने के लिए सबका खर्चा पानी देना पड़ेगा ना, इतने सारे लोगों को रख रहे हो, तो डेफिनेटली वास्ट कैपिटल, और इस वास्ट कैपिटल के मैनेजर्स भी होने चाहिए, है ना। तो फाइनेंस की टीम, ये सब सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं तुम्हारे पास में ना ऐसे ऑर्ग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे कि तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है यार। जैसे मान लो तुम सेल्स टीम बना रहे हो, अब सेल्स टीम में तुम्हारे पास एक बंदा होगा जो सेंट्रल सेल्स टीम में बैठा होगा, जितने भी सेल्स की बातें होंगी वो अपने सारे इन्वेस्टर के साथ मिलकर यही डिसाइड करता होगा, जो भी उसके ओनर्स होंगे वो इस बंदे को पकड़ते होंगे। अब ये बंदे ने क्या कर रखा है अपने अंदर जोनल कैटेगरीज में, ये जोन वन का सेल्स हेड है, ऐसे ही कोई जोन 2 का होगा, जोन 3 का होगा, जोन 4 का होगा। इन इन सभी जोन्स के अंदर में मान लेते हैं कुछ 5-5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, है ना। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी देयर मस्ट बी सम डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ सेल्स, उसके अंदर पूरी एक टीम बनी होगी, है ना, 10-10 की टीम मान लेते हैं। तुम देख सकते हो दीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल डेफिनेटली, अभी इन सबसे रिपोर्ट कलेक्ट करता होगा, इसका काम है इन सबको मैनेज करना। यहां का जो डिस्ट्रिक्ट हेड होगा वो 10 बंदों को संभाल रहा होगा, वो 10 बंदे काम कर रहे हैं बस, बाकी सब मैनेज करने के लिए है उनको, है ना। और ये जरूरी है, जरूरी इसलिए तुम ये सोचो कि फिर तो इनका काम ही नहीं है भाई साहब, काम करने वाले तो नीचे के बंदे हैं, बस यही 10 बंदे सेल्स की काम कर रहे हैं, 10 यहां 10 यहां 10 यहां, तो 50 बंदे यहां काम कर रहे हैं, 50 ही बंदे तो चाहिए हमें, ये तो फालतू हैं, इनको हटाओ सब, 50 बंदों को ये अकेला ही संभाल लेगा, नहीं संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। 50 बंदे एक जोन से है ना, अभी 4 जोन है, 200 बंदों को अकेले थोड़ी संभाल पाएगा, ये 50-50 बंदों पे तुमको एक बंदा बिठाना पड़ेगा जो कि इसको समझे। तो इसीलिए मैंने बोला कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट तुम्हें चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर काम होता है, फ्लो ऑफ कमांड डिसाइड होता है। तुम समझ लेना कि जब भी तुम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पर डिसाइड होता है फ्लो ऑफ कमांड, और कहीं ना कहीं तुम इस चीज को कहां पढ़ते हो पता है, ब्यूरोक्रेसी में भी पढ़ते हो। ये जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है ये तुम्हारे ब्यूरोक्रेसी जैसे चीजों में भी इस्तेमाल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। मतलब कि हमेशा हायर से लोअर तरफ कमांड्स फ्लो होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजों की जरूरत है ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर में, तुम बोल सकते हो यही एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। तुम हमेशा याद रखना एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, यहां पर जो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स होंगे, अब ये जरूरी नहीं है कि आईएएस पीसीएस वाले बात नहीं हो रही है, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स। अब हमेशा याद रखना कि जो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स हैं इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम डिसीजंस लेना होगा, इनका काम क्या होगा, टू टेक सुप्रीम डिसीजंस। सुप्रीम डिसीजंस मतलब कि जो कंपनी की फेट है, जो कंपनी का, यहां पर तुम ऐसा समझ लो कि जितना भी उसको मेजर डिसीजन लेने हैं कंपनी के हित में, प्रोडक्शन में, इनोवेशन में, क्या करना चाहिए आगे, 10 साल बाद क्या करेंगे, 5 साल बाद क्या करेंगे, या फिर अभी इस डिफिकल्ट सिचुएशन में कोविड का टाइम आ गया, कोविड के टाइम पर कितना प्रोडक्शन हाउसेस बंद करना है, ये सारा का सारा काम कौन देख रहा होगा, ये एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट, ये दे आर द प्राइम डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी। तो इस तरीके से तुम बोल सकते हो कि ये सारा का सारा स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह सब आएगा। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हम समझते हैं ये क्या है भाई, 5वें नंबर पर हम लिखते हैं अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, तुम समझना कि हर एक इंडस्ट्री एक अपने सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशन पर काम करती है,
वो लोकेशन उसके लिए क्या होगा डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। इसका मतलब है देखो, कई बार कुछ कंपनीज जो होती है ना, वो वेट लूजिंग कंपनीज होती हैं, या फिर इंडस्ट्री लिख देता हूं मैं, वेट लूजिंग इंडस्ट्री। और कुछ होती हैं वेट गेनिंग इंडस्ट्री। इन दोनों का मतलब क्या है समझा देता हूं। देखो क्या होता है कि मान लो कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री का मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट बनने के बाद अपना वेट लूज कर देगा, मतलब रॉ मटेरियल की जो हैवीनेस है वो ज्यादा है। यहां पर रॉ मटेरियल का वेट फिनिश्ड गुड्स के वेट से ज्यादा है। तो इस केस में क्या हो गया, ये हमारा वेट लूजिंग हो गया, मतलब पहले ज्यादा भारी था लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद कम हो गया वजन। तो अब सोचो कि तुम इसको कहां पर बनाना चाहोगे। तुम हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब हमेशा और हमेशा कनेक्टिविटी से लिंक होकर समझना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब क्या है कि किसी भी सामान को ढोने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर होते हैं किसी भी एक कंपनी के। तो तुम सोचो कि अगर तुमको रॉ मटेरियल दूर तक ले जाने में ज्यादा खर्च आएगा कि फिनिश्ड गुड को, तुम बोलोगे सर ज्यादा खर्चा तो रॉ मटेरियल को ना, क्योंकि भारी है। भारी है तो सर बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा दूर तक अगर इसको ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम अगर अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो क्या हम जहां पर ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसके बाजू में खोल दें कि भाई वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एकदम ना के बराबर आए, कि वहीं प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर तुरंत ही इंडस्ट्री बनी है, इंडस्ट्री बनने के बाद जो प्रोडक्ट है वो तो हल्का है, हल्के को ट्रांसपोर्ट कर दो आगे मार्केट तक। इजी है ना। इसका मतलब क्या है कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री की एक बात जो तुम्हें याद रखनी है, दे विल ऑलवेज बी फाउंड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम है। अब हां, यहां पर मैंने क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। कनेक्टिविटी मतलब कि उस प्रोडक्ट को तुम्हें बेचना कहां है, कनेक्टिविटी किससे चाहिए। देखो कनेक्टिविटी किससे चाहिए, यहां पर मान लेते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री है, ये मान लेते हैं इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को दो चीजें चाहिए। एक चाहिए कि ये क्या करेगा, ये करना चाहता है कि जो भी रॉ मटेरियल है इस रॉ मटेरियल को लेगा, यहां पर ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और इससे निकला हुआ जितना भी फिनिश्ड गुड होगा वो कहां जाएगा बेटा, मार्केट में जाएगा। मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल, एक्चुअल में हम बात कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल कहां मिलता है और हमारा मार्केट कहां पर है, और इन दोनों के बीच में बेटा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यही हम लोग समझ रहे हैं कि रॉ मटेरियल और मार्केट के बीच में बसा हुआ ये इंडस्ट्री बेसिकली अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर कहां बियर करे। अगर अगर वेट लूजिंग इंडस्ट्री है तो हमेशा रॉ मटेरियल के पास में रहे, यहां पर बनाए और मार्केट में डिलीवर कर दे, सस्ता पड़ेगा उसको। दूसरा, अगर वेट गेनिंग है, वेट गेनिंग होने का मतलब बहुत सिंपल है कि इस बार क्या हो रहा है, पासा पलट जाएगा। इस बार पासा पलट जाएगा। पासा पलटेगा कैसे भाई, यहां पर देख सकते हैं हम लोग, पासा पलट गया भाई। पासा पलटने का मतलब है कि अब यहां पर फिनिश गुड का वजन ज्यादा है, मतलब कि फिनिश गुड का वजन अगर ज्यादा है उसके रॉ मटेरियल से, तो अब बताओ कंपनी कहां स्टैब्लिश होगी। ये कंपनी हमेशा और हमेशा मार्केट के पास स्टैब्लिश होगी कि नहीं। मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि ऑलवेज इंडस्ट्री विल बी सेट अप नियर द मार्केट।
क्यों ऐसा हो रहा है? अरे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए बताया तो कि भैया रॉ मटेरियल हल्का था, ले जाओ शहर के पास तक, शहर के पास जैसे ही तुमको फिनिश गुड देना होगा वहीं पर उसका वजन बढ़ जाएगा, तुरंत तुरंत प्रोसेस करो, मार्केट में दे दो, काम खत्म, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लीस्ट लगी। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ये सारे फंडे तुमको क्लियर होने चाहिए, ये सारे फंडे तुमको क्लियर होने चाहिए। अब इसी के बेसिस पर तुम समझना कि हमें क्या चाहिए, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन किसी भी एक कंपनी को, अब देखो ये भी समझना कि हर एक कंपनी का काम क्या है भाई, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट को मैक्सिमम, अरे भाई हर कंपनी क्यों खोल रही भाई, उनका कोई सोशल कॉस्ट थोड़ी ना है, उन सबका काम क्या है भाई, हमें चाहिए पैसा, पैसा चाहिए, और इसीलिए यहां पर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इसके लिए क्या चाहिए उनको, अपना जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उसको मिनिमम रखना चाहते हैं, जितना कम हो पाए, और जितना खर्चा हो पाएगा उसके लिए वो कम करेंगे। तो इसमें कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि एक्सेस टू मार्केट, इनको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी के लिए सिर्फ लिख रहा हूं एक्सेस टू मार्केट। दूसरा यहां पर लिख सकते हैं हम लोग एक्सेस टू रॉ मटेरियल। तीसरा लिख सकते हैं हम लोग एक्सेस टू लेबर सप्लाई या फिर ह्यूमन रिसोर्सेस। चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इनके पास में क्या सोर्सेस ऑफ एनर्जी या पावर है क्या, मतलब बिजली वगैरह है इनके पास में, एनर्जी या पावर या इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी लिख सकते हो यहां पर। और फाइनली हम लोग बोल रहे हैं एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। और भी अगर हम लोग बात करें, एक आखिरी हम लोग बोलते हैं, या आखिरी नहीं, मेरा सेकंड लास्ट है, एक हमें चाहिए कि यहां पर क्या हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल हैं क्या। और फाइनली हम लोग बोलते हैं एक आखिरी चीज जो हमें चाहिए वो है एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमी, मतलब कि लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्री, या फिर बात हो रही है यहां पर एग्लोमरेशन की। क्या है, इन सातों पॉइंट्स को जरा एक एक करके हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेस टू मार्केट की, कि देखो तुम इसका समझना, एक फंडा हम लोग इकोनॉमी में बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर देखो, मार्केट का एक्सेस उन जगहों पर ज्यादा होगा जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा कहां पर होगी भाई, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा। अब तुम समझो कि पॉपुलेशन जहां पर ज्यादा होगा, द कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो लोगों को एक फेवरेबल मार्केट तो दिखता ही है। इसलिए तो सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज को इंडिया या चाइना में प्लेस करना चाहती हैं। तुम एप्पल का एग्जांपल ले लो, पहले चाइना में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती थी, असेंबली होती थी उनकी, बट ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे अब उनका रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, तो इंडिया में शिफ्ट हो रही है। इंडिया में बहुत सारे सैमसंग जैसे मोबाइल का असेंबली लाइन बन गया है, बहुत सारे कार प्रोडक्शन, ये सब क्यों बन रहा है यहां पर, क्योंकि सबसे पहली बात यहां पर डिमांड है। डिमांड क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन है भाई साहब। इस टाइम इंडिया की करंट पॉपुलेशन की बात की जाए तो आराम से 147 करोड़ के आसपास होंगे। हाँ, 2011 के सेंसस के हिसाब से देखोगे तो 140 करोड़ है, तो लगभग 6-7 करोड़ तब से तो बढ़ ही गया होगा। तो हम बोल रहे हैं 147 करोड़ के आसपास कुछ होगी पॉपुलेशन। चाइना की भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ऐसी 145 से 144 करोड़ के आसपास है। इनफैक्ट इसके अलावा वियतनाम की बात कर सकते हो तुम, इसके बाद यूएसए की बात कर सकते हो। इन सब जगहों पे दीज आर द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज, यहां पर मार्केट बहुत मिलेगा। सिमिलरली यूरोपियन नेशंस की बात करो। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर एक तो होती है बेटा डिमांड। डिमांड किससे आती है, पॉपुलेशन से। और पॉपुलेशन के बाद यहां पर जो एक और फंडा आता है उसको तुम लोग बोल सकते हो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ये भी ज्यादा होनी चाहिए। देखो, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण डिमांड ज्यादा होती है, बट यहां पर गरीब जनता बहुत है। इनफैक्ट जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं वो ही बहुत कम है। यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से भी यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही जितना ज्यादा पॉपुलेशन है। कुछ कंट्रीज पर जहां पर लोग कम हैं लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इसका मतलब है कि उनके खर्च करने की टेंडेंसी ज्यादा है, कंज्यूम करने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो ज्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं।
इसलिए वहां का भी मार्केट थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। तो हम ये चीज समझते हैं कि डिमांड कहां पर मिलेगा हमें। डिमांड हमें दो प्रकार के देशों में मिलेगा, एक ऐसा देश जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है और दूसरा ऐसा देश जिसका इकोनॉमी डेवलप्ड है। मतलब कि ऐसी कंट्री जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो या फिर वहां का डेवलपमेंट ज्यादा हो। इन दोनों ही कंडीशंस पर तुमको ऐसे देश में तुम्हें एकदम से मार्केट मिल जाएगा। तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस की तो बात है ये, है ना। तो इसीलिए एक्सेस टू मार्केट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब तुम अगर कंट्रीज के नाम सोचोगे तो यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, इसके अलावा अगर तुम और कंट्रीज की बात करोगे तो तुम्हारे साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स हो सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास में आ सकता है इंडिया, चाइना तो चलो है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट बांग्लादेश वगैरह भी, लेकिन बांग्लादेश में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद भी वहां पर कैपिटल इनकम बहुत ही कम है, तो इसीलिए वहां का मार्केट उतना ज्यादा तेजी से नहीं डेवलप हुआ है। लेकिन इंडिया चाइना डेफिनेटली गुड स्पॉट। दूसरा बोल रहे हैं एक्सेस टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं यहां पर, रॉ मटेरियल देखो, बहुत सारे रॉ मटेरियल जो भी होंगे तुम समझो कि दीज रॉ मटेरियल्स आर नेचुरल इन नेचर। अगर नेचुरल है तो मेरे तुम्हारे बस की बात नहीं है कि हम किसी भी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बढ़ा दें। अच्छा, दूसरा एक तरीके से हो सकता है कि नेचुरली रॉ मटेरियल प्रेजेंट तो है लेकिन इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास में। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या फिर टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है, फिर भी रॉ मटेरियल के होने का कोई मतलब नहीं है। तो रॉ मटेरियल एक तो होना जरूरी है नेचुरली, और दूसरा उसको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस टेक्नोलॉजी भी होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं, इंडिया के पास में अगर तुम बोलो कि जैसे सेमीकंडक्टर की मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, इसको ना इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। इनफैक्ट जैसे बहुत सारी चीजें, मान लो लिथियम आयंस, ये लिथियम आयंस ना अलग अलग जगहों पर मिलता है। सबसे ज्यादा जो लिथियम आयंस की बैटरी होती है ना, ये बैटरी में लगता है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा लिथियम का नेचुरल रिसोर्सेस कहां पर है। हम बोलते हैं हमारे पास में एक ट्रायंगल है। अगर तुम इस कॉन्टिनेंट को पहचानते होगे, तुमको पता होगा कि इस साइड पर, यहां पर अगर तुम देखोगे तो तुमको पतला सा एक देश दिखता है, उसको बोलते हैं हम लोग चिली। इसके बाद इधर वाला जो देश है इसको तुम बोलते हो अर्जेंटीना, ये है चिली। और यहीं पर एक देश है जिसको हम लोग बोलते हैं बोलीविया। तो अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, एबीसी ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लिथियम ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्यों बोलूं, ये तो लार्जेस्ट सोर्स है, रिसोर्स है लिथियम का। लेकिन क्या ये तीनों देश मिलकर इस पूरे रॉ मटेरियल या फिर लिथियम आयन बैटरीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या? नहीं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली कहां पर हो रहा है पता है तुम्हें? ताइवान में हो रहा है, और ताइवान के साथ साथ यहां पर चाइना में हो रहा है। तुम बोलोगे कि सर इनको अलग अलग क्यों लिखा है? वो मतलब तुम्हारे मतलब नॉलेज के लिए लिख दे रहा हूं। बहुत सारे लोग ताइवान चाइना में ही काउंट कर लेते हैं। तो चाइना मतलब, और यहाँ पर एक रश चल ही रहा है, एक फाइट चल रही है यहाँ पर। तो ताइवान में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरीज बनती है। तो तुम सोचो कि दुनिया भर में तुम ऐसा समझ लो कि 70-80% बैटरीज जहां पर भी लिथियम आयन बैटरीज जाती है, वो एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? लिथियम आयन को ताइवान कर रहा है। इतना खतरनाक रिसोर्स है। लेकिन सोचो, क्या उसके पास सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल है? नहीं, रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा तो यहां पर है, लिथियम ट्रायंगल में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बढ़िया लिथियम के रिसोर्सेज हैं। बट इन सब जगहों के बावजूद भी सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहां पर है? ताइवान में है। तो प्रोसेस के बाद उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना भी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे रॉ मटेरियल का एक बेसिक नोशन मैंने तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अब यहां पर इसीलिए वेरिएबिलिटी चलती है। अब कई बार रॉ मटेरियल, जहां पर मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि अगर वेट लूजिंग इंडस्ट्री है तो तुम्हारा जो इंडस्ट्री होगा वो रॉ मटेरियल के पास बनेगा। जैसे कि शुगर केन जो होता है, शुगर केन अपने शुगर कंटेंट पर चलता है, और शुगर केन अपने आप में वेट लूजिंग है। तो हमेशा तुम देखोगे शुगर मिल्स कहां पर होते हैं? ये सारे के सारे शुगर मिल्स तुम्हारे खेतों के आजू बाजू में ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि वहां पर भैया वेट लूजिंग इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। सिमिलरली तुम सोचो एग्रो प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्री, अगर कोई ऐसा रॉ मटेरियल है विच इज पेरिशेबल इन नेचर, पेरिशेबल है मतलब तुम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका रॉ मटेरियल पेरिशेबल है। जैसे मान लो तुम डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हो, तुम्हें क्या बनाना है? तुम एक पनीर इंडस्ट्री खोल रहे हो।
अब ये पनीर इंडस्ट्री, तुम क्या रॉ मटेरियल के सोर्सेस से बहुत दूर लगा सकते हो कि हाँ 3-4 दिन बाद हमारा दूध आ जाएगा फिर हम उससे पनीर, अरे नहीं ना, तुमको तुरंत बनाना है। मान लो पनीर है, दही है, तो ये सारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं यहां पर भी ये सारे पेरिशेबल आइटम है और इसीलिए इनको भी रॉ मटेरियल के पास में ही इसको टिकाना होता है। तो ये सारा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था। फिर हम लोगों ने लेबर सप्लाई के बारे में बात किया। तुम देखोगे कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब क्या है इसका, कि यहां पर लेबर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है और इनफैक्ट तुम इसीलिए देखोगे उन जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा तेजी से हो रही है जहां पर सस्ते लेबर्स अवेलेबल है। सस्ते लेबर मतलब कि जहां पर हम लोग को ये जो लेबर की बात हो रही है, यहां पर देखो लेबर कैसे हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं नॉन स्किल्ड, कुछ हो सकते हैं सेमी स्किल्ड, कुछ हो सकते हैं स्किल्ड और कुछ होते हैं हाईली स्किल्ड। बेस्ड अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वी मोस्टली रिक्वायर सेमी स्किल्ड टू स्किल्ड पर्संस। ये दो की जनता जो है वो सबसे ज्यादा होती है और उसमें भी सेमी स्किल्ड जो है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग को उनको एक छोटा सा काम सिखाना होता है कि भैया प्लेट उठा के 4 पेज कसने हैं, तुम सीख लोगे फटाफट से, कोई भी सीख लेगा। मतलब 5 दिन की ट्रेनिंग दो, 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो तुम्हारा काम करने को तैयार होगा। अब यहां पर इसीलिए सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के असेंबली लाइंस में हमें सेमी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है ज्यादा। तो तुम देखोगे असेंबली करना है, तुम देखोगे कि जैसे मान लो एप्पल है, एप्पल कहां की कंपनी बेटा, यूएसए कंपनी है, बट जो इसका आईफोन आता है, आईफोन का असेंबली ज्यादातर कहां पर होता है भाई, ज्यादातर असेंबली इसका चाइना में होता है और अब इंडिया में भी आ गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो लेबर सस्ता है, लेबर सस्ता है तो यहां पर इनको असेंबली लाइन सस्ता पड़ जाता है। इसके अलावा तुम और भी देख सकते हो, जैसे कि मान लो अब वो तो ऐसे सर्विस में आ जाएगा, उसको नहीं गिना रहा हूं इसलिए छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम बोल सकते हो कि ये लेबर स्किल्ड लेबर फोर्सेस या जैसे भी हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऑटोमेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब तुम इतना समझो कि अगर लेबर इंटेंसिव या फिर हम यहां पर बात कर रहे थे लेबर सप्लाई की बात कर रहे थे, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि प्रोसेस कितना ज्यादा मैकेनाइज्ड है। मैकेनाइज्ड का मतलब हम लोगों ने रिलेट किया था किससे, ऑटोमेशन से। तो अगर ऑटोमेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो स्किल्ड फोर्सेस या सेमी स्किल्ड फोर्सेस इनको चाहिए ना, वो चाहिए कम। क्यों कम चाहिए? क्योंकि ज्यादातर काम तो इनके मशीन से ही कर दे रहे हैं और ज्यादा एफिशिएंटली कर दे रहे हैं। दूसरा है, और चौथे नंबर पर हम लिख सकते हैं, जो हमने लिखा भी था कि एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब कि एक पावर सोर्स चाहिए। देखो जो भी बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं ना, वहां पर पावर की डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं कि कोई एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इन सब में पावर की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों क्यों चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, अरे भैया इनको पिघलाना होता है, पूरा का पूरा हिस्सा मान लो कोल को बर्न करके पिघलाते हैं, या फिर कई सारे, जब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है ना बड़े बड़े चीजों को चलाने के लिए, तो ये सेल्फ पावर प्रोड्यूसिंग पर आ जाते हैं, सेल्फ पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं, एग्जाम्पल लेना है तुम्हें, तुम ले लो हिंडाल्को। हिंडाल्को, तो हिंडाल्को जो कंपनी है वो अपना एल्यूमिनियम कंपनी है और ये बेसिकली अपना पावर खुद ही जनरेट करती है, क्योंकि इनको इतना पावर चाहिए कि सरकार से अगर लेने जाएंगे ना तो सरकार बोली भैया अगर इतना पावर मैंने तुमको दे दिया तो बाकी शहर को क्या दूंगा जो तुम्हारे आजू बाजू में है। तो ये अपने इंडस्ट्री के अंदर भी उस पावर सोर्स को लेके आते हैं और इसके साथ साथ वो उन चीजों को भी देखते हैं, मतलब वहां पर भी ये नोशन, मतलब उस तरीके से भी इस चीज को समझते हैं कि ये सारा का सारा पावर जो है ये अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। पूरी बस्ती बसा लेते हैं वो, उनके सारे एम्प्लॉइज वहीं आजू बाजू में रहते हैं, उनके घरों तक की सप्लाई के भी देख लेंगे, मतलब पूरा शहर बसा के पूरी बिजली खुद ही जनरेट करके एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, ये सब हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहां पर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं एनर्जी सोर्सेज इतना ज्यादा डिमांडेड है, क्योंकि तुम ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, जैसे मान लो कि शुगर केन है, शुगर केन इंडस्ट्री या फिर शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स की बात कर लेते हैं। शुगर मिल्स को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, एक तुम्हारा नदर्न इंडिया और एक तुम्हारा सदर्न इंडिया। अगर तुम नदर्न इंडिया की बात करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द शुगर मिल्स जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं कोल बेस्ड पावर। ये सरकार से ही खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती खुद से बनाए,
कोल बेस्ड पावर चाहिए। लेकिन जो सदर्न इंडिया के इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं पता है, वो हाई एफिशिएंट ब्रिक्विट्स होते हैं। ब्रिक्विट्स ये किससे बनता है, ये बगास से बनता है, जो शुगर केन का बचा हुआ हिस्सा होता है ना उसका बनता है, उसको जलाते हैं वहां पर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इससे होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर ये लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो पावर सोर्सेस चेंज होंगे बट रिक्वायरमेंट हमेशा होगी, ये तुम्हें बताना था, इसका मतलब यही है। फिर इसके अलावा हम लोग और एग्जांपल देखते हैं किसका, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कहां से, मतलब कि बाय रोड, बाय रेल, बाय वाटर, बाय एयर, मतलब कि जो भी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसको तुम किस सोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। देखो जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज होते हैं दे आर यूजिंग दीज हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब ही होता है जैसे कि आयरन एंड स्टील, जहां पर कोल की जरूरत पड़ती है। तुमसे एक सवाल पूछता हूं मैं, मान लेते हैं कि एक मार्केट यहां पर है, एक कंपनी है, मतलब एक इंडस्ट्री है जिसको दो रॉ मटेरियल की जरूरत है। एक रॉ मटेरियल जो है वो यहां पर मिल रहा है और दूसरा रॉ मटेरियल जो है वो यहां पर मिल रहा है। तुमसे मैं पूछता हूं, और ये तीनों इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि इससे इसकी दूरी बराबर, इससे इसकी दूरी बराबर, इससे इसकी दूरी बराबर। देखते हैं कि तुम बिजनेस फैमिली से बिलोंग अगर करते हो या फिर अगर करना चाहते हो, फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर है कि नहीं, वो दम खम है कि नहीं कि बना सकते हो ये। तो तुम बताओ कहां पर स्टैब्लिश करें। तुम बोलोगे सर सबसे सस्ता एक काम करते हैं, यहां पर कर देते हैं, मतलब हम अपनी कंपनी यहां खोल देते हैं, इससे भी रॉ मटेरियल, इससे भी रॉ मटेरियल, इसको भेज भी देंगे। अरे भैया कैसे करोगे, यहां से यहां तक के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को दोगे, फिर यहां से यहां तक के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को दोगे, फिर दोनों को मिला के जो भारी सामान बना लोगे फिर उसको यहां तक भी पहुंचाओगे, बहुत कॉस्ट बढ़ गई। गलत आंसर। तुमने बोला सर एक काम करते हैं सर, यहां पर बना लेते हैं, सर यहां पर बना लेते हैं। तुमने कहा कि यहां बना लेते हैं, बोले हाँ, कि इसका रॉ मटेरियल आधे रास्ते इधर आ जाएगा, इसका रॉ मटेरियल आधे रास्ते इधर आ जाएगा, और फिर इसको, अरे तो और भी मुश्किल है, बिजनेसमैन नहीं बन पा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है मैं समझाता हूं तुम्हें। मान लो कि अगर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तुम्हारे पास रॉ मटेरियल 1 इधर है और रॉ मटेरियल 2 इधर है, और तुम्हारी एक मार्केट यहां पर है। तो सबसे बेस्ट है कि तुम इंडस्ट्रीज को कहां लगाओगे पता है, तुम इंडस्ट्री को लगाओगे दो जगह, एक यहां लगाओगे, एक यहां लगाओगे। ये तुम्हारा इंडस्ट्री 1 है, ये तुम्हारे लिए इंडस्ट्री 2 है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि पहले इंडस्ट्री में मान लेते हैं कि तुमने इनके बीच में क्या बना दी, रेल की पटरी बिछा दी। अब रेल की पटरी क्या करती है, इधर से पूरा का पूरा सामान लेके आती है, जो रॉ मटेरियल 2 है वो यहां पर पहुंचा देती है। ठीक है, रॉ मटेरियल पहुंचा दी और यहां पर रॉ मटेरियल 2 आ गया। जाते टाइम खाली ट्रेन का डब्बा जाएगा तब तो तुम्हारा लॉस है। तुम यहां से सारा का सारा रॉ मटेरियल 1 भर दो, ये रॉ मटेरियल 1 भर के यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। और यहां पर भी दोनों कंडीशन पे, और फिर यहां से भी माल भेजो, यहां से भी माल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे एफिशिएंट तरीका है, समझे क्या, कि दो जगह इंडस्ट्री खोल के दोनों जगह रॉ मटेरियल को आगे पीछे पहुंचाते रहो। इससे फायदा क्या होगा कि तुम्हारे लिए, मान लो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बोल दो, यहां पर मान लेते हैं रॉ मटेरियल 1 जो है वो, ऐसे लिखते हैं, रॉ मटेरियल 1 जो है मान लेते हैं वो कोल है, और रॉ मटेरियल 2 जो है वो तुम्हारे लिए मान लेते हैं आयरन ओर है। भैया दोनों की जरूरत होगी ना बराबर मात्रा में, तो कोल और आयरन ओर से मिला के ही तुम आयरन एंड स्टील बनाओगे। तो इसीलिए तुमको दोनों चाहिए, तो उधर से कोयला भेजो, उधर से तुम कोल लेके आ जाओ, या फिर रॉ आयरन ओर लेके आ जाओ, और इधर से उधर क्या भेज दो, कोल भेज दो। एफिशिएंट, क्योंकि इस केस में तुम यहां से सामान लेके आ रहे थे, खाली जा रहे थे, यहां से सामान लेके आ रहे थे, खाली जा रहे थे, यहां पर दोनों डायरेक्शन में तुमने क्या किया, सामान भर दिया। ये दिमाग है, समझे क्या। तो मतलब क्या कहने का है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लो अगर कोई भी कंपनी है, मान लो है ना, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री चाहती है ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स को भेजना, तो यूजुअली वो ग्लोबल कंपनीज जो होती है ना, वो अपने प्रोडक्शन हाउसेस कहां पर भेजती, कहां पर लगाती पता है, पोर्ट के पास में।
नियर पोर्ट, मतलब ये जो पोर्ट होता है पानी पानी वाला पोर्ट, हाँ, वाटरवेज, वो समुद्र के रास्ते से सबसे सस्ते दाम पर पहुंचा सकती है ना, इसलिए तो वो बोलती है कि तुरंत के तुरंत बनाएंगे और तुरंत तुरंत जापान भेज देंगे। मान लो इंडिया के कोस्ट पर वो बनाती है, तो वो विशाखापट्टनम में स्टैब्लिश कर ले अपनी कंपनी को, वहीं से तुरंत ही जापान भेज दिया, वहीं से साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज को भेज दिया, वहीं से अफ्रीकन कंट्रीज को भेज दिया, सब काम वहीं से हो जा रहा है। तो ये काम होगा कब, जब ग्लोबली उसको फंक्शन करना होता है, तो अपना प्रोडक्शन हाउस वो कहां पर स्टैब्लिश करते हैं, हमेशा पानी के पास में करते हैं। तो ये भी आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा छठवां हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि नहीं नहीं, इसके साथ साथ देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल, जो कि काम में आते हैं। तो बिल्कुल है भाई साहब, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बहुत फंडामेंटली जरूरी है। मान लो कि सरकार ने एक जोन में, यहां पर ये 4 जोन थे, लेकिन इस जोन में उसने बोला कि नहीं, इस वाले जोन को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन घोषित कर देते हैं, और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को शामिल करेंगे। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इस जोन में जो टैक्स होगा वो बहुत कम होगा, बिजली पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो भी इस्तेमाल होगा उस पर हम लोग 50% का माफी दे देंगे, 50% सस्ती बिजली दे देंगे। फिर इसके बाद यहां पर हमने बोला कि इसको तुरंत के तुरंत कनेक्ट कर दिया गया है एक सी पोर्ट से, कनेक्शन बेहतरीन कर दिया गया इसका। इसके बाद मतलब सरकार ये जो कर रही है ना, इसके थ्रू सारी की सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज कहां आना चाहेंगी, इसी लोकेशन पर तो आना चाहेंगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी तो इन्फ्लुएंस कर रही है कि किस रीजन में ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज यहां पर स्टैब्लिश हों। इसके अलावा अगर वो बोल देती है कि भाई इस जगह पर अगर तुम रहोगे ना, तो हम अपनी इंपोर्ट ड्यूटी, अगर तुम्हें कोई मान लो सामान मंगाना है, तो अगर तुम यहां की कंपनी हो इस जगह की, तो मैं तुम्हारा इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दूंगा, लो भाई, और सस्ता पड़ गया इसको सामान। सिमिलरली वो बोल रहे कि अगर तुम यहां पर मान लो तुम जितना भी कमा रहे हो, तुम्हारे कमाई पर टैक्स को मैं कम कर दे रहा हूं। तो फेवरेबल कंडीशन कौन दे रही है, सरकार दे रही है। किसके लिए दे रही है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए दे रही है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए दे रही है। तो इसका मतलब है कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज यहीं पर सेटल होना चाहेंगी, इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहां पर। और 7वां पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहां पर, 7वां पॉइंट हम लोग समझने के लिए लिख रहे थे 7th पॉइंट में, एक्सेस टू एग्लोमरेशंस। इसका मतलब देखो, बहुत सिंपल सी बात तुम्हें समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी क्या करती है, कार मैन्युफैक्चर करती है, कार मैन्युफैक्चरिंग है। अब तुम सोचोगे कि इस कार मैन्युफैक्चरिंग के आजू बाजू में तुमको कैसी इंडस्ट्रीज दिखेंगी, तुम बोलोगे तुरंत के तुरंत आजू बाजू में एक छोटी इंडस्ट्री दिखेगी, कौन सी, ये टायर मैन्युफैक्चर करने वाली। एक छोटी इंडस्ट्री यहां पर दिखेगी, मान लेते हैं कि प्लास्टिक कवर बनाने वाली। यहां पर एक छोटी इंडस्ट्री दिखेगी, लेदर इंडस्ट्री, जो कि उस लेदर इंडस्ट्री का सीट कवर बनाएगी। यहां पर दिखेगा एक छोटा सा इंडस्ट्री जो कि एल्यूमिनियम, या फिर ऐसा बोल देते हैं जो कि एलॉय व्हील्स बना रही है। इसका मतलब क्या है कि एक बड़ी इंडस्ट्री क्या करता है, कई सारी छोटी इंडस्ट्रीज से सामान सप्लाई करने के लिए क्लस्टर्स बनाता है। जब भी एक बड़ी कंपनी कहीं पर खुलती है, तो उसके साथ साथ एग्लोमरेशंस में बहुत सारी कंपनीज जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो यहां पर चलना स्टार्ट हो जाती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं भाई ये फायदा तो होगा ही सबका। क्यों, क्योंकि जो भी सामान बना रहे हैं उसको बेचने के लिए इनके पास सब कुछ है, इसीलिए एग्लोमरेशंस अपने आप में जरूरी हो जाता है। और हर बार जरूरी नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ी कंपनी यहां पर शामिल हो, ऐसा भी हो सकता है कि 10 12 20 कंपनीज एक साथ इकट्ठा होकर कोई एक प्रोसेस को अंजाम दे रही हो। तो इसके बेसिस पर वो सारी कंपनी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती हैं, और इससे उनका खर्चा पानी काफी ज्यादा सस्ता हो जाता है। यहीं पर मैं तुम्हें एक और इंडस्ट्री जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी के डिब्बे में बना के दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा फुट लूज इंडस्ट्री। फुट लूज मतलब, फुट मतलब पैर, पैर मतलब लूज, लूज है मतलब क्या है इसका, फुट लूज का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि भैया यहां पर जो भी है, ये जो पैर है ना, ये भाई साहब वो अपने कहीं पर भी पसार सकती है, कहीं पर भी फैला सकती है। तो फुट लूज इंडस्ट्री के लिए जो लोकेशन है, वो लोकेशन का कोई मायना नहीं रखता है, वो कहीं पर भी खुल सकती है। क्यों, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहीं पर भी अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इतना कम है कि अप्रोक्सीमेटली निल है ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहीं से भी ले लेती है। दूसरा क्या है, यहीं पर हम लोग समझते हैं कि जो फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं, इनका रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि जो इनके फिनिश्ड गुड्स हैं, ये फिनिश्ड गुड्स जो हैं, फिनिश्ड गुड्स, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही कम है। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं ना,
मोबाइल असेंबली कंपनी, मोबाइल असेंबली इंडस्ट्री, मोबाइल असेंबली इंडस्ट्री। तुम सोचो कहीं पर भी खोल सकते हो उसको, हाँ कहीं पर भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी रॉ मटेरियल जहां पर भी आ जाए वहां पहुंचा दो, और जहां पहुंचा दे रहे हो वहीं पर प्रोडक्शन कर दो, प्रोडक्शन करके कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि तुम यहां पर बोल सकते हो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। सेमीकंडक्टर के बेसिस पर मान लो कोई भी मदरबोर्ड बना रहा है, छोटा प्रोडक्ट है, मदरबोर्ड इतना बड़ा सा तो होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना ही आ जाएगा, सामान महंगा है लेकिन, तो कहीं पर भी बना सकते हो इसको, जहां पर सन्नाटे में तुम्हें सस्ता सामान मिल जाए, सस्ता जगह मिल जाए, मतलब वहां पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने का, वहां बना सकते हैं। तो दीज आर नोन एज फुट लूज इंडस्ट्री। तुमको एक होमवर्क देता हूं, देखता हूं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। तुम्हें बताना है व्हाट डू यू मीन बाई सनराइज इंडस्ट्रीज। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है भाई, फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन बताओ कि सनराइज इंडस्ट्रीज से क्या समझते हो। नेक्स्ट हमारे पास में इसी में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यहां पर हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या मतलब है इसका, जरा समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इसमें हुआ क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि इसको मैं तुम्हें ना यहां पर इस चीज को दिखाई देता हूं, जैसे कि बहुत सारे यहां पर मिल सकते हैं अपने को, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहां पर इनको देख लो, बहुत इजीली तुमको समझ में आ जाएगा। ये स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कुछ बेसिस हैं, कैसे कैसे हैं जरा देख लो इस चीज को, बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएंगे सारे के सारे। देखना यहां पर हम बोल रहे हैं कि 4 बेसिस है। सबसे पहला क्या है, साइज का बेसिस। साइज का बेसिस मतलब कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बेसिक स्टेज पर वो अपने घर में ही कंपनी इंडस्ट्री खोल के बैठ गए हैं, नहीं नहीं उस अलग से जगह ले रखा है, बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोल रखी है, उसके बेसिस पर साइज। तो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। फिर हमने बोला कि नहीं नहीं रॉ मटेरियल के आधार पर भी तो बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो सकते हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को देखते होंगे, मिनरल बेस्ड हो सकते हैं, केमिकल बेस्ड हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, या फिर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो सकते हैं। दूसरा हमने बोला कि जो मिनरल बेस्ड है, मिनरल बेस्ड में मेटेलिक मिनरल्स भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। सिमिलरली यहां पर प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, प्रोडक्ट मतलब कंज्यूमर गुड है या फिर बेसिक है, बेसिक, या फिर जैसे तुम बोल सकते हो नॉन स्टील इंडस्ट्रीज कुछ हो गए ऐसे। ये कहां से आ गया। बेसिस ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम लोग बेसिस ऑफ प्रोडक्ट में ये बात लिख सकते हैं कि बेसिक है, बेसिक मतलब आयरन एंड स्टील। यहां पर बेसिक का मतलब क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात हो सकती है। बेसिक इंडस्ट्री है मतलब कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, बेसिक समझो कि ये आयरन ओर को लेके किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, आयरन एंड स्टील में कन्वर्ट कर दे रहा है। फिर दूसरे होते हैं कंज्यूमर गुड्स बेस्ड। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो क्या होंगे, वो बेसिकली क्या करेंगे, वो टेक्सटाइल्स, या फिर हम बोल सकते हैं कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्ट कंज्यूम करने लायक हो। ये आयरन एंड स्टील डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे क्या हम, नहीं। आयरन एंड स्टील का क्या करेंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं सर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से वो स्टील लूंगा, मैं तो दरवाजे का हैंडल बनाऊंगा। डायरेक्ट मतलब दरवाजे का हैंडल हमारे लिए कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो गया ना, तो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करेंगे हम इसको, ये बेसिक प्रोडक्ट बनाएगा। इसका इस्तेमाल ये किसी और के लिए रॉ मटेरियल है एक्चुअल में देखा जाए तो। कंज्यूमर गुड्स जिसको डायरेक्ट कंज्यूम कर ले हम, जैसे मान लो क्लोथिंग इंडस्ट्री, हम सीधे शर्ट खरीद ले रहे हैं, तो जो भी शर्ट बना रही है इंडस्ट्री उसको हम लोग बोल देंगे क्लोथिंग। जैसे मान लो तुम बिस्किट का आप कोई और काम करोगे, कह सकते हैं आजकल के जमाने में भैया वो कुछ भी चल रहा है, आजकल एक नया बिस्किट आया ना, क्या नाम है उसका, बिस्कॉफ। तो बिस्कॉफ करके एक बिस्किट आई है जो कि अलग तरीके से लोग उसको बेकरी में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले वो इंडस्ट्री बिस्किट बना रही है, और मतलब पहले तो वो अपना पाउडर बना रही है, पाउडर ऑर्डर से वो बड़ा बाकायदा पूरा बिस्किट के ढांचे में ढाल के पैकेट में बंद करके में दे रही है। हम बिस्किट खरीद के ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बिस्किट को तोड़ के मिक्सी में वापस से पाउडर बना दे रहे हैं, फिर इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब देखो यही है इंडस्ट्री, लेकिन नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि भाई कंज्यूमर गुड है, खा तो सकते ही है ना डायरेक्टली। तो ऐसे ही डायरेक्ट कंज्यूमेबल बेस्ड ऑन ऑनरशिप। भैया मालिक कौन है? मालिक सरकार है, या फिर कोई प्राइवेट पर्सन है, या फिर दोनों की कंबाइंड है, या फिर कोई कोऑपरेटिव है। कोई और भी हो सकता है इसमें, क्या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है? तो ये कुछ भी हो सकता है, चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब इस पूरे टेबल को हमें डिटेल में पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो इसमें हम लोग देख रहे हैं ना, वो हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइज, और साइज के लिए हम लोगों ने बोला है कि भैया अलग अलग हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहला नंबर कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री। देखो हाउस होल्ड इंडस्ट्री का बहुत बेसिक फंडा है यार। यहां पर ना जो भी लोकल हाउस होल्ड होगा, मतलब लोकल हाउस होगा, वो ही तुम्हारा क्या बन जा रहा है? प्रोडक्शन सेंटर बन जा रहा है। यहां पर तुम देखोगे लिमिटेड लेबर, लेबर और होंगे कौन? लेबर होंगे सबके सब फैमिली मेंबर्स। हाँ, मतलब मम्मी पापा भाई बहन सब मिलके ये प्रोडक्शन कर रहे होंगे। इसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल्स होगा वो वहीं आसपास से ही मिलेगा। तो यहां पर हम लोग लोकल रॉ मटेरियल, हो सकता है कि अपने खेत में उगाते होंगे, वैसा होगा, लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। यहां पर क्या प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत एडवांस होगा? हमने बोला नहीं, प्रोडक्शन प्रोसेस जो होगा वो बहुत ट्रिवियल होगा, पुराना होगा, मतलब कि पुराने जमाने से कुछ चीजें चली आ रही होंगी, ट्रेडिशनल तरीके से होगा। अब यहां पर क्या हम कैसा बोलें कि मतलब ये कुछ बहुत ही खतरनाक लेवल पर मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे? नहीं, यहां पर कई जगहों तो हमें बेसिक बार्टर सिस्टम भी देखने को मिल सकता है कि हाँ ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बदले ये बेचते होंगे मार्केट में। जैसे कि ये मान लो कि एक एक घर की कंपनी है, जो कि तुम लोगों को पता नहीं यार, वो पता है तुम लोग को, एक ना जो ऐसा मकर संक्रांति आता है ना, उसमें रामदाना आता है, रामदाना, पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं यार, उसकी पट्टी आती है। तो हमारे यहाँ बचपन में मुझे याद है कि जब बचपन में हमारे घर में कार्टन या ऐसे कुछ भी ऐसे कबाड़ चीजें पड़ी हो जाती थी ना, जिसको बेचना होता था कबाड़ी को, तो हम उसको रोकते थे, ताकि एक बंदा जो कि अपने साइकिल के पीछे वो बहुत सारे रामदाना जो है ना वो लेके आता था, हम उसको कबाड़ देते थे और वो रामदाना हमें देता था। मतलब क्या है कि उसका सोचो कि उसके घर पर एक छोटी फैक्ट्री होगी, जिसमें कि उसके घर वाले लोग क्या बनाते होंगे? उस रामदाना को बनाते होंगे। रामदाना क्या बेटा? स्वीट होता है। रामदाना मतलब छोटा छोटा दाना होता है, उसको गुड़ की जैसे पट्टी आती है ना, ये मूंगफली की पट्टी और ये सारी चीजें, क्या बोलते हैं यार उसको तुम? चकली? ऐसा चिक्की, चिक्की चिक्की। तो जो चिक्की आती है ना, वैसे समझ लो। हाँ, यहाँ पर वेस्टर्न दिल्ली में और मतलब वेस्टर्न सोसाइटी में कुछ और चिक्की बोलते हैं उसको। तो ऐसे समझ लो रामदाना एक बहुत ही छोटी सी चीज है, उसको चिक्की बोल रहे हैं। तो अब रामदाना का तुम अगर इंग्लिश वर्जन देखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। क्यों? क्योंकि उसके लिए यूपीएससी ने भाई साहब क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा एमरंथ। यस यस यस, एमरंथ बोलते हैं, है ना, एमरंथ। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया इस पर, याद रखना। एमरंथ, एमरंथ क्या होता है? तो एमरंथ की चिक्की जो आती है उसकी बात हो रही है। तो सोचो कि घर भर में क्या बार्टर सिस्टम चल रहा होगा कि भैया इधर से एमरंथ की चिक्की दे, हम लोग बोलते होंगे, हमारे यहां पर तो बनता नहीं, हम अपना कबाड़ उसको देते होंगे और उसके बदले में रामदाना की चिक्की या फिर एमरंथ की चिक्की ले लेते होंगे। ऐसे ही समझ लो। इसी को बहुत सारे लोग जो है वो सोन पापड़ी आती है ना, वो सोन पापड़ी से रिप्लेस कर दे। तो उनके घर में एक छोटा फैक्ट्री स्टैब्लिश होगा जहां पर वो सोन पापड़ी पूरे घर भर के लोग मिलकर बनाते होंगे। वही छोटे छोटे लोग जो है बार्टर सिस्टम में इन्वॉल्व होते होंगे, उसको बेच के कुछ दूसरा सामान ले लेते होंगे। तो यहां पर ये बार्टर सिस्टम में भी जा सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सबके सब बार्टर सिस्टम ही करें, बट ये भी एक प्रोविजन बन सकता है ना, ये भी एक प्रोविजन बन सकता है कि यहां पर कुछ तो ऐसी बात चल रही है कि यहां पर यह भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो यही सब है अपने लिए। फिर दूसरा, अब अच्छा यहां पर क्या क्या चीजें बनती होंगी? तो यूजुअली क्या है, तुमने एग्जांपल के तौर पर अगर देखना है तो तुम बोलोगे कि सर यहां पर मैंने देखा है नॉर्मल कोई फैब्रिक बना रहा है, कोई मैट्स बना रहा है ना, जैसे मैट्स, चटाई जिसको बोलते हैं हम लोग, चटाई बिछाने जिस पे बैठते हैं, वो मैट बना रहा है छोटा छोटा। अरे जो वेस्ट साड़ियां निकल जा रही है, उन साड़ियों से मैट बना दे रहा है ना। तो घर भर में क्या कर रहे हैं, मतलब छोटा छोटा ऐसे ही छोटे छोटे कोई भी मान लो ऐसे क्या बोलते हैं, मान लो कि कोई घर भर में ऐसा कोई छोटा फर्नीचर बना दे रहा है ना, कोई छोटा मोटा टूल्स बना दे रहा है, कोई क्या बोलते हैं उसको, अर्थन पॉट्स, कोई अर्थन पॉट बना दे रहा है, कोई वुडन कंटेनर बना दे रहा है,
तुम लोग अगर गांव से बिलोंग करते हो तो इसको जानते होगे, झापी जानते होगे, है ना, झापी बनाते हैं लोग। और जैसे छोटा छोटा, उसको क्या बोलते हैं यार, मतलब झापी के अलावा उसको, मतलब मेरे तो लोकल लैंग्वेज में कुछ और ही बोल देते हैं, मतलब तुम समझ गए होगे आई थिंक, है ना। वुडन कंटेनर्स जो होते हैं वो प्रॉपर हमारे कई सारे मतलब पूजा पाठ में भी काम आता है, और इस तरीके से अलग अलग। तो बैम्बू, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड मतलब बहुत सारे लोग लोकल जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, तो तुमने देखा होगा कि उनके घर में उनका उनका जो फादर होंगे, उनका जो बेटा होगा, सिर्फ वही दोनों ये काम करते होंगे। उन्होंने उसको ट्रेन कर दिया, अब वो क्या करते हैं, गोल्ड स्मिथ हो चुके हैं। तो ऐसे ही समझ लो, ये सारे क्या है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है बेटा। दूसरा हमारे पास जो आता है वो आता है दूसरे नंबर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब तुम इसको जरा अगर समझोगे तो सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं कि इसका दो कंडीशन तुम्हें याद रखना है। सबसे पहले इसको तुम पिछले वाले से रिलेट कैसे करोगे, तो यहां पर जो प्रोडक्शन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर अब घर नहीं है, ये एक डिस्टेंट प्लेस होगा, डिस्टेंट या सेपरेट प्लेस होगा। ये अपने घर में नहीं बना रहे होंगे यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेपरेट प्लेस होगा, छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा हिस्सा होगा, छोटा जगह होगा, लेकिन ये घर नहीं होगा, हाउस होल्ड नहीं है कम से कम इसका। दूसरा क्या है, यहां पर जो प्रोडक्शन टेक्निक है, प्रोडक्शन टेक्निक जो है वो स्मॉल या फिर ओल्ड मशीनरीज पर बेस्ड होगा। मतलब इन लोगों ने किसी न किसी तरीके से कुछ मशीन वाला काम तो कर लिया है ना। ये अब सब कुछ हाथ वाथ से नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये लोग कुछ मशीन्स का इस्तेमाल करें, बट बड़ा पुराने जमाने का, ओल्ड ट्रेडिशनल मशीन्स हैं। आज के जमाने पर बड़ी बड़ी कंपनीज इससे कई ज्यादा आगे बढ़ चुकी होंगी। अब यहां पर ये लोग क्या क्या इस्तेमाल करते होंगे, ये लोग का यूसेज जो है, ये अभी भी लोकल रॉ मटेरियल ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोकल रॉ मटेरियल होगा, कि बाहर बाहर से कहीं इंपोर्ट तो नहीं कर रहे होंगे, नहीं। यहां पर जो इनके लिए पावर रिक्वायरमेंट है वो सिंपल पावर रिसोर्सेस पर काम चल जाएगा। मतलब सरकार से बिजली ले रहे होंगे, तो देखो बिजली जब आती है हमारे घरों में, तो हम बोलते हैं कि कैसी बिजली चाहिए, तो हम बोलते हैं कि एक ना हमें हाउस होल्ड या फिर नॉर्मल बिजली चाहिए, दूसरा हम लोग बोलते हैं नहीं कॉमर्शियल बिजली चाहिए। तो कॉमर्शियल बेसिस पर हमें 3 फेज का कनेक्शन मिलता है, तो जो भी 3 फेज कॉमर्शियल कनेक्शन होगा उसी से इनका काम चल जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हो सकता है कि एक छोटा मिल हो जो कि गेहूं का आटा बनाता हो, तो गेहूं, उसके आसपास के बहुत सारे किसान बंधु होंगे जो उसके यहां पर आते होंगे और वो देते होंगे, और वो छोटी इंडस्ट्री डाल के हर दिन कम से कम नहीं तो ऐसे मान के चल सकते हैं कि 1000 केजी गेहूं पीस देता है। 1000 केजी गेहूं पीस के 1000 केजी आटा बनाता है, और 10-10 किलो की छोटी छोटी बोरी में वो ऐसे 100 बोरी रोज बनाता है ना, और उसको मार्केट में बेच डालता है। ये क्या है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो उसके लिए वो चक्की चाहिए, चक्की चाहिए, वो हाथ से तो अब नहीं दर सकता है ना। 1000 केजी गेहूं हाथ से तो नहीं पिसेगा, उसके लिए छोटी मशीन चाहिए। वही पुरानी मशीन 3 फेज कनेक्शन पर चल जाती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है, यहां पर बेटा अगर तुम्हें याद हो तो तुमको एक चीज और चाहिए, यहां पर तुम्हें चाहिए सेमी स्किल्ड लेबर्स। हाँ, मतलब अब देखो प्रोडक्शन लेवल थोड़ा तो बढ़ गया ना, हाउस होल्ड जैसा नहीं है भाई। अब प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिया तुमने, बढ़ा दिया मतलब कि अब तुम खुद के कंजम्पशन के लिए काम नहीं करो, तुम इसको बेचोगे मार्केट में, तो तुमको थोड़े से तो वर्कर चाहिए, और ये सेमी स्किल्ड ही चाहिए, ज्यादा ज्यादा तुम्हें एकदम हाईली स्किल्ड मैनेजर टाइप के लोग नहीं चाहिए इसमें। तो तुम बोल सकते हो इसमें, जैसे कि तुम्हें बताता हूं मैं, बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया ना तुम्हें, एग्जाम्पल कैसे समझोगे इसका। एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो जैसे कि फ्लावर मेकिंग इंडस्ट्री। जैसे तुम कहीं जाते होगे, तुमने देखा होगा कि शादी का कार्ड, अरे मौसम चल रहा है भाई साहब, अभी एकदम गंभीर मौसम चल रहा है, गंभीर मतलब कि खतरनाक मौसम चल रहा है, शादी के कार्ड छापने का मशीन देखा होगा तुमने, है ना। तो यहां पर मैरिज कार्ड प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो घर में प्रिंटिंग नहीं लगाया होगा उन्होंने, दूसरे जगह पर एक छोटा सा दुकान लिया होगा, वहां पर अपनी मशीन लगाई होगी, है ना। तो वैसा हो गया। तो अब तुम समझ सकते हो, बेसिक आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ गया, अच्छा ये है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास में थर्ड आता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहां पर क्या है भाई, अब देखो यहां पर सारा मौसम माहौल सब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको सबसे पहले जरूरत होगी एक लार्ज मार्केट की, इनको जरूरत होगी ह्यूज रॉ मटेरियल्स की, इनको जरूरत होगी हाईली मैकेनाइज्ड वर्किंग की, हाईली मैकेनाइज्ड होंगे ये, इनको चाहिए होंगे खूब सारे सेमी स्किल्ड प्लस स्किल्ड वर्कर्स। इसके अलावा इनको चाहिए होगा कम से कम नहीं तो असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन भी चाहिए हो सकता है, असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब देखो ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ना, यहां पर फिर से ध्यान देना कि ये कहां पर मिलेंगी तुम्हें सबसे ज्यादा। देखो एक तो डेवलप्ड कंट्रीज में स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ही सबसे पहले क्या आया होगा, रिवॉल्यूशन, बोले तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया होगा। रिवॉल्यूशन तो यहीं पर आया था। अब जब यहां पर रिवॉल्यूशन ज्यादा आएगा तो इसके वजह से यहां पर मैकेनाइजेशन पहले यहीं हुआ होगा। मैकेनाइजेशन की बात करोगे तो यहां पर प्रोडक्शन का ह्यूज अमाउंट भी देखने को मिलेगा। तो ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज कहां बसेंगी भाई साहब, जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज होंगी। दूसरा, ऐसी जगहों पर जहां पर सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट कम हो, सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट बहुत कम हो, तो यहां पर भी तुमको क्या मिलेंगी, काफी सारी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी। जैसे इंडिया चाइना एक बेस्ट एग्जांपल है। सेमी स्किल्ड लेबर्स मिल जाते हैं तुम्हें बड़े आसानी से मिल जाते, सस्ते दामों में मिल जाते हैं। यहां पर इंडस्ट्री बेस हो जाएगी जहां पर मैन्युफैक्चरिंग सस्ता मिल जाए। तो यूरोपियन अमेरिकन वर्ड्स के अलावा हम बोल सकते हैं एक तो है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में मिल रही है, और दूसरी है हाई टेक्नोलॉजी लेकिन जो लेस डेवलप्ड कंट्री, ये हमेशा लेस डेवलप्ड कंट्री होगी, लेस डेवलप्ड कंट्री होगी ये। बट यहां पर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगा, जिसके वजह से यहां पर सेमी स्किल्ड वर्कर्स के कॉस्ट जो है वो कम मिलेंगे, कम दाम पर मिल जाएंगे। आई होप ये तुम्हें पता चल गया। अब सिमिलरली हमने देखा था टेबल में, हमने देखा था कि अगला जो है वो है रॉ मटेरियल के आधार पर। तो हम जरा इसको भी समझते हैं। रॉ मटेरियल के आधार पर जरा हम इसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो सबसे पहला हम यहां पर जो कैटेगराइजेशन देखते हैं वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ध्यान से सुनना इस सब चीजों को, बहुत सिंपल है। कॉमन लॉजिक, अपने चारों तरफ निगाहें दौड़ाओगे तुम्हें सब कुछ दिखेगा, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहले मतलब क्या है, जो यहां पर जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा। और क्या होगा, यहां पर कोई इसमें शक थोड़ी नहीं, नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर यह भी ध्यान देना कि जब भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा तो हम इसमें क्या क्या देख सकते हैं, यहां पर शुगर मिल्स, पिकल्स बनाने वाली कंपनी है ना, और भी जैसे फूड प्रोसेसिंग यहां पर सबसे बेस्ट पार्ट हो जाएगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दिखेगा तुम्हें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मतलब आलू लेके आलू को ना बेचो, आलू से चिप्स बनाओ और चिप्स बेचो, उससे बहुत पैसे कमाओगे। यही तो बात है कि यहां पर ये पिकल्स, हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रूट जूस। अब फ्रूट जूस की बात आई है तो जायज सी बात है बेवरेजेस आएंगे ही आएंगे, है ना। हाँ, तो लोकल शराब बनाने का जो भी इंडस्ट्री है इंडिया में भी आजकल देखो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से फ्लरिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल था। अभी तक लोग प्यूरिफाइड डिस्टिल्ड फॉर्म में महंगी शराब नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इंडिया में आज के टाइम पर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारी कंपनीज हैं, अब नाम अब ऐसे लेना शायद इस प्लेटफॉर्म पर उतना अच्छा नहीं होगा, बट देयर आर सो मेनी कंपनीज इन इंडिया विच आर नाउ ग्रोइंग इन द फील्ड ऑफ लोकल, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग अभी तक मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में विटिकल्चर जहां पर होती है वहां पर बोलते थे कि ये वाइन इंडस्ट्रीज फेमस हो रही हैं। इंडिया में भी वाइन इंडस्ट्रीज काफी हद तक अब ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो इंडिया में भी इसका सिलसिला मतलब ज्यादा तुम्हें देखने को मिल जाएगा आगे आने वाले टाइम पर। इसके अलावा तुम बोल सकते हो कि बहुत सारे ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जो कि बेसिक, या फिर कारपेट इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, मतलब जो बेसिक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके काम कर ले, है ना। कॉटन वगैरह ले लिया, जैसे मान लो तुम अलग अलग जैसे लेदर
लेदर इंडस्ट्री या फिर रबर, इन सब की बात कर सकते हो, रबर इंडस्ट्रीज, ये सब तुम्हारे इसी के अंदर में आएंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आएंगे। यहां पर तुम अब इस चीज को समझो कि बेसिकली यहां पर एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बहुत कॉमन है। तो सिंपल सी बात है, अब ये सब तो काफी अच्छे से चले जाएंगे। दूसरा यहां पर हम लोग बोल सकते हैं, एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। सिमिलरली जब हम दूसरे की बात करते हैं, बी नंबर पर हम इसको लिख लेते हैं, ये तुम्हारा जैसे एग्रो बेस्ड था वैसे ही समझ लो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता है। अब देखो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ना दो तरीके से हो सकता है, एक तुम्हारा मेटेलिक मिनरल्स हो सकते हैं और एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो सकते हैं। एक मान लो बोल दिया मेटेलिक मिनरल्स, और दूसरा क्या बोल दिया भाई तुम्हारे लिए, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मतलब कि जो तुम्हारा आयरन ओर है, बॉक्साइट है, ये सब किस में आ जा रहा है, तुम्हारा मेटेलिक मिनरल्स में। लेकिन अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, सेमीकंडक्टर्स। दूसरा तुम लोग बोल सकते हो रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल, वैसे तो ये वापस इधर ही आ जाएंगे, मेटेलिक मिनरल्स में आ जाएंगे। रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स लिख देते हैं, मेटल्स नहीं लिखते हैं, चलो रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये सब कहां पर मिल रहा है तुम्हें, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के फॉर्म में मिल जाएगा। ये रेयर अर्थ मेटल्स मिनरल्स जो होते हैं ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर हैं, दुनिया में मिलते बहुत हैं, इनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनको रेयर बोलते हैं। ठीक है, ये अबंडेंट है हमारे यहां पर, मिलने में कोई कमी नहीं है भैया। तो तुम समझो कि इसमें ज्यादातर कौन बेस्ड होगा पता है, यहां पर तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, मतलब कि लिथियम आयंस की जरूरत है। इवन जैसे यहां पर तुम बोलो ना, यहां पर जैसे कि फोटोवोल्टाइक सोलर प्लेट्स बनाने हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल इंडिया ये सब के लिए अभी तक कहां से, बाहर से सामान इंपोर्ट करता है। जैसे कि मान लो लिथियम आयंस, सोडियम आयंस, इन सब का इंपोर्ट इंडिया करता है, जिससे कि वो अपने सेमीकंडक्टर, अब उसने क्या किया इंडिया ने, अब इंडिया ने भी इन सब पर बहुत दम कसा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहा है इंडिया, जहां पर वो खुद के सेमीकंडक्टर पावर प्लांट्स को बिल्ड कर रहा है, इनफैक्ट बना भी लिया है। तो बहुत सारा ऐसा हम बोल सकते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग, या फिर तुम बोल सकते हो इसको क्या बोलते हैं, जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सब पर इंडिया तेजी से बिल्ड हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर यही है। मेटेलिक मिनरल्स की अगर तुम बात करोगे तो आयरन और बॉक्साइड, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज यहां पर देखने को मिलेंगे। अब यहां पर तुम बोल सकते हो मिनरल बेस में काफी सारी चीजें हो गई। इनफैक्ट यहां पर अगर तुम देखोगे ना, तो नॉन मेटेलिक में एक और बढ़िया चीज मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसके बेसिस पर भी कुछ एनरिचमेंट वगैरह करने वाले इंडस्ट्रीज भी आते हैं यहां पर। तो ये सब भी लोकेशन मतलब रॉ मटेरियल्स पर बेस्ड है, और क्या। अब यहां पर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब कि ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि अलग अलग किसी न किसी केमिकल्स पर बने होंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, इसमें तुम लिखना प्लास्टिक। अब जब भी तुम प्लास्टिक की बात कर रहे हो तो प्लास्टिक कोई एक चीज नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम लोगों ने शायद इसको एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, बट मैं तुम्हें दिखाता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स। 7 तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है। उन 7 तरीके के प्लास्टिक्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ये अलग अलग कैटेगरीज में दिखाई देंगे। यही है अपने 7 प्रकार के अलग अलग प्लास्टिक। तो यहां पर सबसे पहली इंडस्ट्री तो तुम यही समझ लो, केमिकल बेस्ड है, सबके सब केमिकल्स हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स। सबसे पहले तो तुमने प्लास्टिक लिखा, लेकिन ये प्लास्टिक्स भी ज्यादातर बनते कहां से पता है तुम्हें, एक और केमिकल लिखो, यहां पर लिखो फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से ही डिराइव होते हैं प्लास्टिक्स, और वहीं से बनते हैं पेट, पॉलीइथाइलीन, टेराफ्थलेट, हाई एनर्जी डेंसिटी पॉलीथीन,
पॉलीथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टरीन, अदर्स, ये सब 7 प्रकार के, इन सब के अलग अलग प्रोविजंस है, अलग अलग चीजें बनती हैं इन सबसे। तो हमेशा याद रखना कि फॉसिल फ्यूल। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन काम तुम देख सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स, है कि नहीं। तुम सोचो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करती हैं, अलग अलग केमिकल के ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। फार्मास्यूटिकल क्या करती हैं, ड्रग्स बना रही हैं। ड्रग्स कैसे बन रही है, अलग अलग केमिकल्स के कॉम्पोजिशन से बन रही है। इसके अलावा लैब में बनने वाले डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं। इसी में तुमको क्या क्या मिल सकता है बेटा, इसी में तुमको मिल सकता है पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, यहीं पर तुमको मिल सकता है हर्बिसाइड इंडस्ट्रीज। तो ये सब चीजें जो भी होंगी ना, ये सब भी केमिकल्स ही तो हैं। हर्बिसाइड में क्या इस्तेमाल होता है भैया, ग्लूफोसाइनेट इस्तेमाल होता है। तो ग्लूफोसाइनेट क्या है, एक तरीके से हर्बिसाइड ही तो इस्तेमाल हो रहा है। तो यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तुमसे, तो यहां पर तुम्हें मिलता है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, सॉरी, एक है अपने पास में सबसे पहले फॉरेस्ट रॉ मटेरियल बेस्ड। डी नंबर पर मैं लिखता हूं क्या, फॉरेस्ट रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना और समझना कि फॉरेस्ट रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है। फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल मतलब कि जितना भी तुम समझ लो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, जैसे कि रबर इंडस्ट्री। अच्छा, कुछ आज के जमाने के ना प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो कई बार ना हम जंगल बनाते हैं किसका, जैसे टी प्लांटेशन, मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं ये सब। इनको कॉमर्शियल क्रॉप्स मत लिखो, इनको प्लांटेशन क्रॉप्स लिख दो। यहां पर तुम लिखना प्लांटेशन क्रॉप्स। क्या क्या आएगा इसमें, इसमें आ सकता है टी, इसमें आ सकता है कॉफी, इसमें आ सकता है रबर, इसमें आ सकता है कोकोआ, इसमें आ सकता है कोकोनट, ये सब आ सकते हैं। क्या ये सब प्लांटेशन क्रॉप से भाई साहब, इन सब का प्रोडक्शन होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। और ये सब कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब जहां पर टी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा। टी की पत्तियां तो तोड़ दी, क्या करेंगे पत्तियों का, पत्तियां थोड़ी ना बेचते हैं भाई, उसको प्रोसेस करते हैं ना। उस प्रोसेस के बाद सेम चीज कॉफी, रबर, कोकोआ, कोकोनट के लिए भी होता है। तो यहां पर ये एक प्रकार की अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज यहां पर धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं। और लास्ट में यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या, ई नंबर पर लिख सकते हैं हम लोग एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट सबसे पहले तो यहां पर भाई साहब तुम डेयरी लिख ही लो, डेयरी इंडस्ट्री। हाँ एनिमल ही तो है। तुम यहां पर क्या लिख सकते हो, जो हमारे पास में मीट इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब यहां पर सब कुछ आ सकता है, बीफ, पॉर्क। इसके अलावा यहां पर तुम और भी लिख सकते हो, जैसे कि लेदर इंडस्ट्रीज यहां पर लिख सकते हो तुम, वूल इंडस्ट्रीज। ये सब प्रोडक्शन किससे बन रहा है भैया। इनके अलावा जैसे बहुत सारे कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनका स्किन हाइड इस्तेमाल होता है, कई सारे टस्क, हाथियों के टस्क इस्तेमाल होते हैं। तो वो सब हालांकि काफी छोटे इंडस्ट्रीज हैं, बट स्टिल दे कैन बी कंसीडर्ड। अब यहां पर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट। अगला क्लासिफिकेशन तीसरे नंबर का है कि इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट क्या हो सकती हैं। पहले नंबर पर हम लिखते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब है कि मान लेते हैं कि यहां पर था अपने पास में, मान लो पिग आयरन। पिग आयरन से क्या बना, आयरन। इस आयरन से, पिग आयरन मतलब कि सबसे पहले, अच्छा ये भी छोड़ो, सबसे पहले हमारे पास में क्या था, आयरन ओर था, आयरन ओर। इस आयरन ओर से हमने बनाया पिग आयरन। बहुत बेसिक तरीके का आयरन होता है। इस आयरन को और प्यूरिफाई करके हमने बना दिया चलो आयरन। इस आयरन में हमने मिलाया क्या, मैंगनीज। ये मैंगनीज इसको क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, और इसीलिए स्ट्रेंथ भी देता है, प्लस इसको नॉन कोरोसिव बनाता है, मतलब कि मूर्छा या रस्ट नहीं लगेगा इस पर। ये बन गया स्टील। अब ये जो स्टील प्रोडक्शन है, ये अपने आप में एक प्रोडक्ट है, लेकिन नहीं, इस स्टील का इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हाउसिंग सेक्टर में चला जाएगा ये। हाउसिंग सेक्टर में जो डोर हैंडल्स होते हैं वो बन रहा है इससे। यहां पर स्टील से बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, वो हो सकता है।
मतलब अलग अलग तरीके। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो बेसिक चीजें जो कि अपने आप में एक रॉ मटेरियल का काम करें, लेकिन देर आर सर्टेन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देर आर सर्टेन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स मतलब कि ये क्या होता है, डायरेक्टली कंज्यूम होते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम हो सकते हैं। तो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट, ये कैसा आउटपुट निकाल रहा है भाई साहब, मान लो कोई सीधे शर्ट बना दे रहा है, तो शर्ट को अब ऐसा तो नहीं कि शर्ट लेके आओगे तुम बोलो कि अरे ये तो शर्ट है, नहीं इसको पहले काटता हूं, इसका काट के ना मैं लुंगी बना दूंगा, फिर लुंगी डांस करूंगा। अरे ऐसे थोड़ी ना, शर्ट तो भाई डायरेक्ट पहनोगे ना, डायरेक्ट कंज्यूम ही तो करोगे। तो इसीलिए कंज्यूमेबल प्रोडक्ट इनको बोलते हैं। अगला हमारा जो है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप, यहां पर हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट अपना कैटेगरी जो है फोर्थ, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। क्या मतलब है इसका, मतलब कि सबसे पहले कि मालिक कौन है ना, माई बाप कौन है कंपनी का। तो पहला हो सकता है गवर्नमेंट बेस्ड हो। गवर्नमेंट बेस्ड जितने भी होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब यहां पर याद रखना कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देयर कैन बी, हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं ना, यहां पर जैसे हम बोल सकते हैं मिनी रत्ना या फिर महारत्ना इंडस्ट्रीज। तो यहां पर हम लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं ना, जहां पर हमारे पास में है महारत्ना इंडस्ट्रीज, मिनी रत्ना, जितने पीएसयूज हैं टोटल मिला दोगे तो इनको मिलाने के बाद लगभग लगभग 380 से 450 पीएसयूज आज के टाइम पर हमारे देश में काम कर रहे हैं। तुम समझ लो इतना। सिर्फ ओनर कौन है, सरकार ओनर है इसकी, गवर्नमेंट बेस्ड है। अब यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं तुम्हें बताऊं बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो एनटीपीसी, बीएचईएल, बीईएल, सेल, गेल एटसेट्रा, ये सब क्या है, पीएसयूज है। बहुत सारे पीएसयूज लिख सकते हो। दूसरा क्या है, हम बोल रहे हैं प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है, प्राइवेट ओनरशिप। तो प्राइवेट ओनरशिप में इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड होगा, या फिर कई सारे पार्टनरशिप फॉर्म्स भी आ सकते हैं। मतलब लेकिन रहेंगे सब के सब क्या, प्राइवेट ओनर्स, मतलब सब अपने सिटीजन्स ही हैं अपने लिए। तो प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर तुम्हें लिखना होगा तो तुम लिख सकते हो इन्फोसिस, तुम लिख सकते हो टीसीएस, तुम लिख सकते हो रिलायंस, है ना। ये सब क्या है, प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज है, बहुत फेमस है। तीसरे नंबर पर तुम लिख सकते हो क्या, ऐसे कंपनीज जो कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि जॉइंटली मैनेज्ड हैं सरकार और इनके द्वारा। अब जैसे कई सारे मान लो, जैसे कि मान लो मेट्रो है, मेट्रो है, इसको बिल्ड करो, लीज पर दो, कुछ देर के लिए ओन करो और ट्रांसफर कर दो। ये मॉडल के नाम है। जैसे ये एक मॉडल होता है बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। जैसे सरकार क्या करती है, टेंडर देती है। सरकार बोलती है भैया सड़क बनाना है, तुम एक काम करो, तुम हमसे टेंडर ले लेके बिल्ड करो, बिल्ड करने के बाद ऑपरेट करके कुछ दिन तक टोल कलेक्ट कर लो, जब तुम्हारा सारा पैसा बनाने का जब पूरा हो जाए तो तुम हमें ट्रांसफर कर दो। मतलब क्या है, जॉइंट सेक्टर से। और इसके अलावा चौथे नंबर पर जो आती है वो आती है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स जो होती है ना, दे आर लार्जली मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि देखो, वैसे तो कहने की बात है कोऑपरेटिव्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही आ जाएगी तुम्हारी, बट कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज जैसे कि हैंडलूम, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कई सारे लोगों के मिलने से बनती हैं। हैंडलूम, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी इंडस्ट्री, ये लोकल बेसिस पर होता है यार, 10 लोग 12 लोग मिलके अपने घर घर में काम चलाते हैं, वैसा वाला है। तो यही था अपना पूरा ये चैप्टर। इसके अलावा बेटा जो तुम्हारे किताब में एक दो चीजें और भी दी हुई हैं, उसमें मतलब जो किताब में तुम्हारे दी हुई है ना, वो है
रर कोल रीजन जर्मनी का, उसके बारे में बताया गया है कि भाई वहां पर कोल ये सब मिलता है, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का पूरा प्रोसेस है कि ये कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें जहां जहां पर ये प्लेस लिखा है, इसको मैं समझाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। तुम बस इनके बस रटना है तुम्हें कि इन प्लेसेस को एक काम कर लेना, बस यहां पर एक मैप बनाना वर्ल्ड का, और वर्ल्ड के जितने भी नाम लिखे हैं ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। ये सारे के सारे नाम तुम उस पर मेंशन करोगे, इंडिया का मैप बनाना अलग से। और इसी तरीके से तुम्हारा जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी सिमिलर फॉर्म में काम करता है। तो एक छोटा सा पोर्शन है, तुम्हें मुश्किल से शायद आधे घंटे लगेंगे, बट इस चैप्टर को यहां पर एंड मत करो। इस चैप्टर को फटाफट से जाओ और सिर्फ नाम रटने। तुम्हें क्या करना है, सारे इंडस्ट्रीज के नाम लिखने हैं। मैं चाहता तो इसका फटाफट से फोटो खींचता और यहां पर लगाता और तुम्हारे सामने ये पढ़ देता, बट उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलता। इसीलिए तुम उस इंडस्ट्रीज के लिए जाओ आराम से, और जितना नाम लिखा हुआ है उनको फटाफट से नेट पर सर्च कर करके उसके तुम फटाफट से एक मैप पर मार्क कर लो। इनफैक्ट तुम अगर 8-10 भी मार्क कर लेते हो तो भी बहुत है तुम्हारे लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो इस लेक्चर को मैं अपने इतना समझाने वाला पोर्शन था वो मैंने यहां पर तुम्हारे खत्म कर दिया है। अगला जब भी मैं मिलूंगा तो टर्शरी और क्वार्टनरी सेक्टर के साथ में मिलूंगा, ठीक है, और वहां पर हम इसको इस चैप्टर को भी वाइंड अप करेंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही था। आशा करता हूं कि तुम्हारा ये लेक्चर सही से जाएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे और समझ तुम ऑलरेडी गए हो। कोई डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, नीचे कमेंट सेक्शन देना, मैं पर्सनली हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। जो भी रीजंस तुम्हारे आते हैं, मजा आ रहा है तो लिखो कि सर मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चीजों को जो भी एक्सप्रेस करना सीखो, ताकि मेरे को भी ऐसा ना लगे कि मैं अंधे में पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कोई पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो एक थोड़ा सा अपने को फीडबैक मिलता जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।